हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आज फिर हम ऑर्बिट नीट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज एक नया लेक्चर नंबर सेकंड एल्लोकेन्स और एल्लो एरिन का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि एल्काइल एलाइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कि हमें दो मेथड वहां पर देखे थे, एल्कोहल के अंदर एलोजन एसिड डालकर और फास्फोरस एलाइड को डालकर। आज हम थर्ड मेथड हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं कि थायोनिल क्लोराइड्स का यूज करके कैसे किया जा सकता है। एक छोटी बात जो बड़ी प्यारी है आपके लिए लेकर आया हूं मैं। खामोशी से भी नेक काम होते हैं, कि खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने पेड़ों को छांव देते हुए देखा है। हाँ, जब पेड़ छांव देते हैं तो बड़ी खामोशी से अपना काम करते हैं, अपना नेक कार्य करते हैं। तो आप भी अपना नेक कार्य किए और एक ईमानदारी से अपना नेक कार्य को आगे बढ़ाए। भगवान भी आपकी सुनता है और आपकी मेहनत तो रंग लाती ही लाती है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट मेथड बाय एक्शन विद द थायोनिल क्लोराइड। फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड का यूज कर भी हम एल्काइल एलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? SOCl2। इसका यूज कर भी हम एल्काइल एलाइड को प्रिपेयर किया जा सकता है। क्या करते हैं हम? एल्कोहल के अंदर ही एल्कोहल लो, एल्कोहल ली, उसी का अंदर थायोनिल क्लोराइड डाल दो और एज ए सॉल्वेंट यहां पर पाइरिडीन यूज किया जाता है। तो आपने एल्कालाइड RCl SO2 प्लस में HCl, तो में RCl देखने को मिलता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्काइल एलाइड। सबसे बेस्ट मेथड इसको माना गया है क्योंकि यहाँ पर जो होता है SO2 एक गैस की फॉर्म में रिलीज होती है, HCl भी एक गैस बनती है जो यहाँ से रिलीज होती है और लेफ्ट बिहाइंड हमारा प्योर एल्कालाइड बच जाता है हमारा। ठीक है, इसी को बोलते हैं। देखो क्या होता है, लेते हैं हम एक एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल ले लो, ROH ले ली, इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करवा दो। एज ए पाइरिडीन सॉल्वेंट का रूम में यूज करना है। पाइरिडीन यहां पर ले लिया हमने, तो आपका यही बनेगा RCl प्लस में SO2 प्लस में HCl। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? तो ऑफलाइन मुझसे बात कर सकते हो आप, सारी चीजें हम ऑनलाइन लेकर नहीं आ सकते। तो ये कैसे कैसे बनती है हमारी रिएक्शन, कैसे कैसे होती है, तो ऑफलाइन आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो देखो थायोनिल क्लोराइड लिया, एल्कोहल के साथ उसको ट्रीट किया, पाइरिडीन की प्रेजेंस में रखा, तो एल्कालाइड SO2 और HCl यहां से रिलीज हो जाते हैं हमारे। ठीक है, जितने भी अपन मेथड देखे थे सबसे बेस्ट मेथड इसको माना गया है क्योंकि यहाँ पर प्योर टाइप का एल्कालाइड हमें देखने को मिलता है। ये दोनों गैस होते हैं ना, ये निकल जाती है यहां से। नेक्स्ट है एल्कोहल से एल्काइल एलाइड बनाने के मेथड हम समाप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट जो मेथड हमारा वो है बाय फ्री रेडिकल एलोजिनेशन। सेकेंड मेथड में तीन मेथड एल्काइल एलाइड के आपको बताए थे, एक एल्कोहल से, दूसरा बाय एलोजिनेशन फ्री रेडिकल एलोजिनेशन करके, और तीसरा मैंने आपको बताया था फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से ही बात करना है यहाँ पर। एक बार मैं रिपीट करता हूं, तीनों मेथड क्या थे हमारे? एल्काइल एलाइड को बनाने के तीन मेथड बताए थे। पहला एल्कोहल से बना सकते हो, दूसरा हाइड्रोकार्बन से बनाया जा सकता है, तीसरा बाय एक्सचेंजमेंट ऑफ द एलोजन करके बनाया जा सकता है। तो उन्हीं की बात हम करने जा रहे हैं सेकंड मेथड की। अब की बात सेकंड मेथड में दो आएंगे, एक बाय एलोजिनेशन, दूसरा एल्किन से बनाएंगे। तो पहला मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं बाय फ्री रेडिकल एलोजिनेशन।
बाई फ्री रेडिकल एलोजिनेशन कि इस मेथड में हम एल्केन से एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक एल्केन लेते हैं, एल्केन लेते हैं यहां पर, उस एल्केन्स का एलोजिनेशन करके, एलोजिनेशन करवा लो, मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओगे क्लोरीनेशन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाओगे ब्रोमिनेशन, आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आयोडोनेशन कहते हैं इस चीज को आप। और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपने, यूवी रेडिएशन मिल सकती है, या फिर 8 लिखा मिल सकता है, या फिर सनलाइट लिखा मिल सकता है आपने। इसकी प्रेजेंस में यह रिएक्शन होते हैं तो हमें RCl देखने को मिलता है, एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल क्लोराइड बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं एलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट करवा दिया, उसकी जगह पर क्या लगा दिया अपन ने, एलोजन। इसको बोलते हैं बाय फ्री रेडिकल एलोजिनेशन। क्योंकि फ्री रेडिकल एलोजिनेशन क्यों क्या गया है, क्योंकि जब हमें +1 हाइड्रोकार्बन का अंदर इसका मैकेनिज्म दिया गया था, एक फ्री रेडिकल रिएक्शन के दौरान यह रिएक्शन हमारी प्रोसीड होती है। यहाँ पर एक रेडिकल जनरेट होता है जो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है ना। आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया है, एक वही रिएक्शन में यहां पर बना देता हूं, CH3 CH2 CH2 CH3, यो एक एल्केन लिया गया है और इसका क्लोरीनेशन करवाया गया है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई गई Cl2 के साथ, और दो प्रोडक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर लिखता हूं, यहाँ पर मिलेंगे आपके यूवी ले लेता हूं मैं, ठीक है, सनलाइट ले लो, हीट ले लो, या यूवी ले लो। हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में रेडिकल मैकेनिज्म देखने को मिलता है अपन। देखो क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन हमारे पास, एक फर्स्ट डिग्री टाइप की कार्बन है और एक हमारे पास सेकंड डिग्री टाइप की कार्बन है। जो हाइड्रोजन निकलता है या तो फिर इस कार्बन से निकल जा सकता है फर्स्ट डिग्री पर है, या फिर सेकंड डिग्री पर निकलेगा। जब हम फर्स्ट डिग्री से निकालते हैं तो क्या कौन सा प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर, तो कौन सा बनता है, CH3 CH2 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 और Cl, तो प्रोडक्ट देखने को मिलता है। जब मैं सेकंड डिग्री कार्बन से निकालता हूं तो CH3 CH2 CH Cl, यहां पर के देखने को मिलता है CH3। देखो दोनों सेकंड डिग्री है ना। यहाँ पर भी क्लोरीन जुड़ सकता है, हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट करवा के यहाँ पर भी क्लोरीन जुड़ा जा सकता है, लेकिन मेजर क्वांटिटी में कौन सा बनता है हमारा, सेकंड डिग्री वाला। इस रिएक्शन के अंदर मेजर यो बनता है और माइनर यो रहता है, माइनर यो रहता है हमारा, ठीक है। यो मेजर क्वांटिटी में क्यों बना, क्योंकि सेकंड डिग्री रेडिकल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दी फर्स्ट कार्बन रेडिकल की कंपेयरमेंट में, इसलिए इसका प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलता है अपन रिएक्शन के दौरान, ठीक है। इसको बता रहा हूं, इसका मैकेनिज्म हाइड्रोकार्बन यूनिट के अंदर हम कर चुके हैं। एक रेडिकल जनरेट होता है, मैं बता देता हूं, एक बार रिपीट करवा देता हूं। ये जो सनलाइट होती है क्लोरीन के ऊपर पड़ते हैं, क्लोरीन का एक रेडिकल जनरेट होता है और वो रेडिकल्स इस हाइड्रोकार्बन को भी एक रेडिकल फॉर्म में तोड़वा देता है और आपस में रिएक्शन करके इस तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। आपने नोट करो इस चीज को। और ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर फॉर्म होते हैं ना, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर फॉर्म होते हैं और इनको सेपरेट कर पाना काफी डिफिकल्ट होता है। इस मेथड से एल्कोहल बन तो जाता है लेकिन दोनों को अलग कर पाना डिफरेंस, मतलब ज्यादा डिफरेंस होता है, डिफिकल्ट होता है इसको अलग कर पाना, क्योंकि मोस्टली इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली सिमिलर देखने को मिलता है, कोई खास फर्क नहीं होता, इसलिए इनको सेपरेट कर पाना आसान नहीं है हमारे लिए, डिफिकल्ट होता है। चलो मैं समझा देता हूं ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होते हैं। कई बच्चों का कंफ्यूज रहता है, सर ऐसे रट्टा मरवा देते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, लेकिन रट्टे की बात नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर चलती है पूरी पूरी, इसलिए हम ऑफलाइन जब भी क्लास लेते हैं बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं एक बात को। ऑनलाइन में इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हम, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसलिए अपलोड करते वक्त टाइम भी काफी टाइम लगता है, इसलिए हम ज्यादा मैकेनिज्म इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते।
तो हर चीज, हर केमिकल, हर ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैंने मैकेनिज्म बनाया है। आपके एनसीईआरटी की बुक में जितनी भी रिएक्शन है, हर रिएक्शन का हमारे लिए मैकेनिज्म है कि ये रिएक्शन कैसे होती है, और एक ही रूल बताता हूँ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में, उसी रूल के अकॉर्डिंग हर रिएक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन या इस चीज का फायदा आप ऑफलाइन ही उठा सकते हो, ऑनलाइन हम इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते इतना ज्यादा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फ्रॉम एल्किन से। दूसरा हाइड्रोकार्बन का है फ्रॉम एल्किन। एल्किन का यूज करना है। एल्किन दो तरीके के होते हैं हमारे पास, एक सिमेट्रिकल एल्किन होती है, दूसरी होती है अनसिमेट्रिकल एल्किन। दो टाइप के एल्किन होते हैं। सिमेट्रिकल एल्किन क्या होता है, जहां पर डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं उसका दोनों साइड में इक्वल कार्बन, डबल बॉन्ड के इस साइड और इस साइड में यदि इक्वल कार्बन होगी तो उसको बोला जाता है सिमेट्रिकल एल्किन्स। और डबल बॉन्ड का साइड में यदि अनइक्वल कार्बन आ गई, इस तरीके से देखो हाइड्रोजन लगा के बैलेंस पूरी करनी है आपने, तो इसको बोला जाता है अनसिमेट्रिकल टाइप ऑफ द एल्किन्स। जो डबल बॉन्ड हमारा इसका दोनों साइड यदि इक्वल कार्बन होते हैं तो सिमेट्रिकल टाइप का एल्किन बोला जाता है उसको। यदि अनइक्वल कार्बन आती है, देखो इस साइड में दो कार्बन, उस साइड में एक कार्बन है, तो इसको क्या बोला जाता है, अनसिमेट्रिकल एल्किन, और इसको हम सिमेट्रिकल एल्किन के नाम से जानते हैं यहाँ पर। और क्या होता है, जब भी एल्काइल लाइड्स आप इससे प्रिपेयर करते हैं, तो कोई भी एलोजन एसिड ले लो आप, कोई भी एलोजन एसिड ले लेते हैं, इसके साथ जब एल्केन के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्काइल हाइड्राइड प्रिपेयर करता है। मतलब व्हेन एलोजन एसिड रिएक्ट विद द एल्केन्स टू फॉर्म द एल्काइल हाइड्राइड्स। देखो कैसे बनता है इसके अंदर, एक एल्केन ले लेते हैं अब, सी डबल बॉन्ड सी, इसके साथ HX के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, एज ए सोलवेंट यहाँ पर CCl4 को रखा जाता है। तो क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाता है पाई बॉन्ड्स, क्योंकि ये किस में टूटता है, H पॉजिटिव और X नेगेटिव के अंदर। और ये पाई बॉन्ड माइग्रेट होकर किसकी तरफ चले जाते हैं, पाई बॉन्ड माइग्रेट हो गए H प्लस की तरफ। और जब पाई बॉन्ड डोनेट करवा गए, यो कार्बन जोड़ता है तो इसको ऊपर प्लस का चार्ज आता है, यदि यो जोड़ता है तो इसको ऊपर प्लस का चार्ज आता है ना। तो क्या होता है, इस रिएक्शन के दौरान सी मान ली यू जोड़ गया इस हाइड्रोजन को, तो यार 3 हाइड्रोजन हो चुकी है। अरे यहाँ क्या बन चुका है, सी का बॉन्ड रह चुका है, यहाँ पर 2 बॉन्ड, यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ये एक साथ बनकर फास्ट रिएक्शन करता है इसके साथ। वैसे मैंने शो तो कर दिया, लेकिन शो नहीं कर सकते हम फर्स्ट डिग्री कार्बन को कार्बोकेटाइन, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता हो। तो इसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन करके हमें क्या दे देता है, सी सिंगल बॉन्ड सी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर आ गया आपका एक्स, और यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन यहाँ पर होते हैं, तो एल्काइल हाइड्राइड में प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन एक ये तो है सिमेट्रिकल केस में, कहीं पर भी आप हाइड्रोजन लगा सकते हो, कहीं पर भी आप एलोजन को चिपका सकते हो पाई बॉन्ड को तोड़ के। बट क्या होता है अनसिमेट्रिकल केस में, यहाँ पर हमारे 2 लॉ काम करते हैं, एक मार्कोनी रूल्स काम करता है, दूसरा एंटी मार्कोनी रूल काम करता है। तो क्या बात बताता है, देखो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल के केस में मैं आपको बात बताता हूं। यहाँ पर अनसिमेट्रिकल केस होता है तो क्या होता है, 2 केस होते हैं, एक एडिशन करवाते हैं किसके साथ, सिमेट्रिकल केस में, तो कहीं पर भी हाइड्रोजन लगा सकते हो आप। यह एडिशन रिएक्शन होती है, एडिशन ऑफ HX विद एल्किन, ठीक है। यहाँ पर जो एल्किन लिया जाता है वो सिमेट्रिकल लिया अब की बार अपन, एक तो केस यू होता है इसके अंदर, सेकंड केस देख के मतलब एडिशन ऑफ द HX विद अनसिमेट्रिकल एल्किन। तो एडिशन ऑफ HX विद अनसिमेट्रिकल एल्किन, यहां पर काम करता हमारा 2 रूल होंगे यहाँ पर, एक मार्कोनी रूल्स और दूसरा रूल काम करता है एंटी मार्कोनी रूल। ये क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं,
चलो हम देख लेते हैं यहां पर। देखो क्या बोलता है मार्कोनी रूल, तो क्या यदि हमारे पास पहली बात है कंडीशन क्या, पहले मैं मार्कोनी रूल समझाता हूँ, इसकी कंडीशन क्या मार्कोनी रूल की और कैसे कहां पर आपने अप्लाई करना है। तो पहली कंडीशन भाई, यदि अनसिमेट्रिकल एल्किन दे रखो या फिर सिमेट्रिकल एल्किन दे रखा हो, आपने मार्कोनी रूल को ही पहले प्रेफरेंस देनी है। और किस कंडीशन में देने हैं उसकी बात मैं यहां पर करने जा रहा हूं। देखो मार्कोनी रूल की कंडीशन क्या है, पहली बात भाई, कोई भी एल्किन हो चाहे आपका सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, ठीक है। सिमेट्रिकल होगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कहीं पर भी जोड़ सकते हो। अनसिमेट्रिकल केस में होता है, देखो यहाँ पर एल्किन ले लिया, इसके साथ HX की रिएक्शन करवानी है, तो क्लियर यहाँ पर CCl4 का एक सोलवेंट देखने को मिलेगा पर मार्कोनी रूल की कंडीशन में CCl4 मिलेगा, और HX की जगह पर आपने HCl मिल सकता है, HBr मिल सकता है और HI मिल सकता है, ठीक है। ये देखने को मिलते हैं इसके साथ। लेकिन एंटी मार्कोनी रूल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ HBr के साथ ही रिएक्शन करता है, बाकी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता हो, ठीक है। तो HCl के साथ, HBr के साथ और HI के साथ, यदि इसका रीजन चाहिए तो ऑफलाइन उससे बात कर सकते हो। चलो मैं एक रिएक्शन लिख कर दिखा देता हूं इसकी। सेकेंड केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HCl, यहां पर एरो के निशान को ऊपर टेक दिया हमने CCl4, ओके। क्या रिएक्शन है, तो मार्कोनी रूल क्या बोलता है बेटा, मार्कोनी रूल कहता है जो एलोजन एटम है, जो एलोजन एटम है उस कार्बन के साथ कंबाइन होता है जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और वो हाइड्रोजन वहां पर देखने हैं जहां पर डबल बॉन्ड है उन कार्बन है बीच में, जिसका मतलब नेगेटिव एटम उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है पाई बॉन्ड टूटने के बाद, और हाइड्रोजन वहां पर जाता है जिसके पास हाइड्रोजन जाता है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगी हमारी, CH3 CH, यहां पर क्लोरीन देखने को मिलता है, यहां मिलता है CH3। हालांकि कुछ अमाउंट में एंटी मार्कोनी रूल का प्रोडक्ट मिलता है, वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, इसलिए मेजर क्वांटिटी इसी को देते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल्स। याद रख लेना, एलोजन एटम वहां पर जुड़ता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, और हाइड्रोजन वहां पर जुड़ता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। और एंटी मार्कोनी रूल क्या बोलता है, एंटी मार्कोनी रूल्स क्या बोलता है बेटा, इससे उल्टे, मतलब पहली कंडीशन क्या है, एक तो HBr के साथ पाओगे, बस ओनली HBr के साथ रिएक्शन करता है एंटी मार्कोनी रूल्स। अरे जहां पर CCl4 रखते हैं वहां पर आपने पर ऑक्साइड देखने को मिलता है, पर ऑक्साइड लिखा मिलेगा, इसलिए इसको प्रोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं हम। एंटी मार्कोनी रूल सिर्फ अनसिमेट्रिकल एल्किन होगी उसके साथ HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होते हैं, क्योंकि वहां पर रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, और वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है बेटा, रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसीड होता है, उस मैकेनिज्म के थ्रू ही लास्ट में, मतलब इससे उल्टी, मतलब एलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, और हाइड्रोजन उसके पास जुड़ते हैं जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं। कैसे, एग्जांपल लेता हूं मैं, यो लेता है CH3 CH डबल बॉन्ड है CH2, और इसकी रिएक्शन HBr के साथ करवानी है, कंडीशन फुली फिल्ड रखनी है, यहाँ पर रखा है मिलेगा अपना पर ऑक्साइड। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी एलोजन इस कार्बन इसके पास आएगा और हाइड्रोजन इसके पास आ गई, पाई बॉन्ड टूटने के बाद तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा Br, ठीक है। देखो दोनों रूल यहां पर समझा दिया मैंने, मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल्स। इसके नोट्स कैसे बनाने हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस चीज को, जिसको चाहिए है तो मेरे पास कमेंट में लिखकर व्हाट्सएप नंबर पर हम उस चीज को शेयर कर देते हैं, तो इसको नोट करो।
बाकी मैं आपको बता देता हूँ, देखो HBr के साथ रिएक्शन, देखो HF के साथ रिएक्शन नहीं करता, ना HCl के साथ रिएक्शन करता है। HBr के साथ क्यों करता है? क्योंकि HCl की जो बॉन्ड लेंथ होती है थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू HBr। तब लोगों के सर HI के साथ रिएक्शन क्यों नहीं किया? क्योंकि HI का जो रेडिकल जनरेट होता है वो हाईली अनस्टेबल टाइप का होता है। जब HAI अलग होता है ना, HAI अलग होता है तो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसका रेडिकल काफी अनस्टेबल होता है। इस वजह से मैं बता देता हूं, देखो भाई HBr के साथ ही रिएक्शन करी, HF तो अपन लेते नहीं है, आपको पता है। ये भी यहाँ पर मुकदमा किस किस के बीच में है? मुकदमा हमारा HCl क्यों नहीं लिया यहाँ पर, HBr का ही यूज क्यों किया गया, और HI क्यों नहीं लिया गया? एंटी मार्कोनी रूल में ना तो यो लिया जाता ना यो लिया जाता। ठीक है भाई, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा? बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्ग होती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है, जिसको आसानी से नहीं ब्रेक डाउन किया जा सकता। HBr की बॉन्ड लेंथ कम होती है इसलिए इसका यूज कर लिया, लेकिन इसकी तो और भी कम होनी चाहिए। कम होती है इसकी बॉन्ड लेंथ, लेकिन ये जो आई रेडिकल जनरेट करता है वो स्टेबल नहीं है। तो क्या करता है, देखो यहाँ पर बता देता हूँ, HI क्या होता है? जब इसको ब्रेक डाउन होता है तो HI का रेडिकल जनरेट होता है, यहाँ पर आई का रेडिकल जनरेट होता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, यो आई का रेडिकल हाईली अनस्टेबल टाइप का होता है, अनस्टेबल टाइप का होता है। इसी से कई मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे आयोडीन के रेडिकल के, ये आपस में बॉन्ड बनाकर I2 बना जाते हैं। आई बात समझ में? इस वजह से HI भी यहाँ पर नहीं लिया जाता। लास्ट मेथड हमारा बाई एलोजन एक्सचेंजमेंट। तीसरा जो मेथड है बाई एलोजन्स एक्सचेंज, कि हम एलोजन को एक्सचेंज करके भी जो एल्काइल लाइड में चाहिए उसको प्रिपेयर कर लेते हैं लैब के अंदर। क्या होता है, यो मेथड लैब के अंदर यूज किया जाता है। मान ले मेरे पास से RI चाहिए मेरे को, और मेरे पास से RCl टेक रखा है और कुछ रखा कोई भी हो, उसको हम एक्सचेंज करवा लेते हैं। जो नीड होते हैं ना उसको हम इस मेथड का आसानी से प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए दो रिएक्शन यहाँ पर दी गई है, फिंक-स्टीसन रिएक्शन और दूसरी क्या होती है, फिंकेल फिंकेल-स्टीन रिएक्शन या एलोजन एक्सचेंजमेंट रिएक्शन होते हैं। फिंकेल-स्टीसन रिएक्शन क्या होती है, एक एलोजन एक्सचेंजमेंट रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, एल्काइल अलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट किया जाता है। इसमें आयोडीन का एल्काइल अलाइड प्रिपेयर किया जाता है, यह बात ध्यान रखना। फिंकेल-स्टीन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आयोडीन का एल्काइल अलाइड प्रिपेयर किया जाता है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में किया जाता है। फिंकेल-स्टीन रिएक्शन बता देता हूं, कोई भी RX ले लिया हमने, इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है, NaI। यहां पर रखा जाता है ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन। ठीक है, तो हमें कंडीशन यह है कि हमें RI का ही एल्काइल अलाइड प्रिपेयर करते हैं इस रिएक्शन में, ध्यान रखना। फिंकेल-स्टीसन रिएक्शन में एल्काइल आयोडाइड ही प्रिपेयर करते हैं। और कैसे करते हैं अब, एल्काइल अलाइड की रिएक्शन, एक्स की जगह आप क्लोरीन ब्रोमीन रख सकते हो, यहाँ पर एक्स की जगह पर आप क्लोरीन रख सकते हो, ब्रोमीन रख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, NI के साथ ट्रीट करते तो एक्सचेंज हो जाते हैं, इसका एलोजन इसके पास आ जाता है, इसका एलोजन उसके पास ले जाता है, तो RI प्लस में NaX यहाँ पर देखने को मिलता अपन। ओके, एक्शन लिख देता हूं मैं, RCl ले लिया हमने और यहाँ पर लिखा है मिल गया NaI, तो यहाँ पर क्या होगा, ड्राई एसीटोन यहाँ पर डाल दिया हमने, तो क्या होगा RI प्लस में NaCl देखने को मिलता है। इसको फिंकेल-स्टीसन रिएक्शन बोलते हैं। अब एलोजन एक्सचेंजमेंट रिएक्शन, दो एलोजन यहाँ पर देखने को मिलते हैं अपन,
उनका एक्सचेंज करवा के इस चीज को प्रीपेड किया जाता है। जो यो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम ब्रोमिल है तो सोडियम ब्रोमाइड मिल जाएगा, ये लेस सोलुबल होते हैं इसलिए प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन यह भी हमारी एलोजन एक्सचेंजमेंट रिएक्शन ही है। यह एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर फ्लोरीन के एल्कालाइड प्रिपेयर करते हैं हम। फ्लोरीन के ही एल्कालाइड इस रिएक्शन के अंदर क्या प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। मतलब RX जो एल्कालाइड होता है उसकी रिएक्शन क्या करते हैं आप, HF के साथ H2F2 के साथ COF2 के साथ SFF3 के साथ इनके साथ ट्रीट करवा देते हैं। मतलब RX ले लिया हमने, RX लिया, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ है, मर्करी फ्लोराइड के साथ है। आप यूज कर सकते हो, AgF ले सकते हो, Ag2F2 ले सकते हो, COF2 ले सकते हो, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है, या फिर SbF3 लिया जा सकता है। होता क्या है, यहाँ पर X की जगह पर वो कंडीशन है, आप ब्रोमीन ले सकते हो यहाँ पर, या फिर क्लोरीन का यूज कर सकते हो। एक्सचेंज करवाओ, एक्सचेंज करवाने के बाद क्या होगा, RF का प्रोडक्ट देखने को मिलता है, प्लस में यहाँ पर क्या होगा Ag और X, इसको बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर फ्लोरीन के ही कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। अपन यहाँ पर ध्यान रखना, यह एक ऐसी होती रिएक्शन है जो फ्लोरीन के कंपाउंड देती है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, मैंने आपको बताई थी। मतलब रेयर ही इसके प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन इसने बड़ी रिस्क के साथ इसको प्रिपेयर किया था, इसलिए इसको स्वार्ट्ज रिएक्शन ही देती है। आपने फ्लोरीन के कंपाउंड ध्यान रखना है बात। तो ये थे हमारे प्रिपरेशन मेथड, और हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्काइल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कालाइड, एल्कालाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कालाइड। देखो क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, और इसमें क्या क्या बात आपने डिस्कस करना है। पहले डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, और फिजिकल स्टेट में उसकी स्टेट देखेंगे अपन, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके बाद उसका कलर। देखो फिजिकल स्टेट की जो RX होते हैं ना, RX होते हैं फिजिकल स्टेट में, क्या लिखने होते हैं, जो RX होते हैं ना भाई हमारे, जिसका अंदर कार्बन की संख्या C1 से लेकर C3 तक होते हैं, वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एट ए रूम टेम्परेचर के ऊपर, वो गैस होते हैं। रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या देखने को मिलते हैं वहां पर, गैस। ऐसे अल्कालाइड जिसमें कार्बन की संख्या 1 से 3 के बीच में, तो गैस होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। मान ले कह दूं मैं CH3 Br की बात कर लिया, फिर C2H5Cl की बात कर लिया आप, या CH3Cl की बात कर ली जाए। देखो इसमें एक कार्बन का ब्रोमाइड है ना, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन, ये सारी की सारी क्या होती है, हमारी गैस होती है एक रूम टेम्परेचर के ऊपर। जिस भी अल्कालाइड के अंदर कार्बन की संख्या 4 से 7 के बीच में होती है, तो हमारे लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं, हमारे लिक्विड होते हैं। और जिसके अंदर मोर देन 7 होगी, मोर देन 7 हो गया, तो हमारे सॉलिड की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। मतलब तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं अल्कालाइड, वो गैस भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, और सॉलिड भी होते हैं। वो कंडीशन यहाँ पर मैंने रख दी है, क्लियर।
तो इस पर नोट करो एक बार। उसके बाद इनका कलर देखते हैं। कलर आरएक्स का कलर किस टाइप का होता है? प्योर स्टेट में जो एल्काइल लाइट होते हैं वो कलरलेस होते हैं। प्योर स्टेट में एल्काइल लाइट्स क्या होते हैं हमारे? कलरलेस हो सकते हैं, कलरलेस होते हैं बेटा। आप लिख सकते हो मेरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं कि एल्काइल लाइट आर द कलरलेस इन प्योर स्टेट, लेकिन एल्काइल ब्रोमाइड एंड एल्काइल आयोडाइड डेवलप द कलर व्हेन एक्सपोज्ड द लाइट्स। ठीक है, ये बात नोट कर लेना। क्या बात बताई हमने आपको कि प्योर स्टेट में होते तो कि कलरलेस होते हैं? प्योर स्टेट में क्या होते हैं? इनका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं। बट एल्काइल ब्रोमाइड है ना, एल्काइल ब्रोमाइड या फिर एल्काइल आयोडाइड शो द कलर इन एक्सपोज्ड इन लाइट, ये कलर शो कर देते हैं लेकिन लाइट के प्रेजेंस में। यह बात नोट करना इनकी। उसके बाद इनकी स्मेल की बात करी जाए या ऑर्डर की बात करी जाए, स्वीट स्मेल्स के होते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है इनसे, स्वीट स्मेल होती है इनकी, स्वीट स्मेल होती है। जो मोस्टली वोलेटाइल एल्कालाइड्स होते हैं स्वीट स्मेल के होते हैं, नोट कर लेना इनको। उसके बाद नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी है अपन है। देखो आरएक्स का बॉइलिंग पॉइंट करना है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलर मास का भाई, और मोलर मास डिपेंड करा रहा है वन डर वाल इंटरेक्शन के ऊपर। जिसका मोलर मास ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देखने को मिलता है। बट पहली कंडीशन तो यह है बॉइलिंग पॉइंट की। दूसरी कंडीशन क्या होता है, यदि ब्रांच चेन होगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है ब्रांच चेन ऑफ ए एल्काइल एलाइड की। यदि ब्रांच चेन पाएगी तो इनवर्स रिलेशनशिप हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, लेकिन होनी चाहिए इसकी आइसोमर फॉर्म। आइसोमरिक फॉर्म का अंदर यह बात बताई गई है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या सेम होनी चाहिए, आइसोमरिक फॉर्म होनी चाहिए उसका अंदर। यदि जितनी ज्यादा ब्रांच बनती है तो समझ लो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? सरफेस एरिया घट जाता है। इसका क्या हो जाता है? सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है इस चीज का। आपने कैसे लिखना है? आप लिखो, मैं लिखवा देता हूं एक बार। एल्लोकेन्स हैव द हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दी कोरिस्पोंडिंग एल्केन। मतलब ये एल्केन की कंपेरिमेंट में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। पहली कंडीशन तो लिखवाएंगे आपने, मतलब आर एक्स जो होगा वो आर एच से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। हाइड्रोकार्बन की कंपेरिमेंट में कोरिस्पोंडिंग होता है उतनी कार्बन हाइड्रोजन होनी चाहिए, ध्यान रखना है बात। ठीक है, कार्बन सेम होनी चाहिए इसके अंदर। तो एल्लोकेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिसके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता अपन, तो इस इंटरेक्शन की वजह से। नेक्स्ट लिखो, दिस इज ड्यू टू देयर द पोलर नेचर एंड द स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है और पोलर मॉलिक्यूल होता है इस वजह से। तीसरा पॉइंट नोट करो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्कोन आर इन ऑर्डर। किस ऑर्डर में ज्यादा देखने को मिलता है? एल्कलाइड का बॉइलिंग पॉइंट आर आई का ज्यादा आता है। मैं यहां पर लिख देता हूं,
नोट करना, आर आई का ज्यादा होता है, उसके बाद आर बी आर का, उसके बाद आर सी एल का, और उसके बाद क्या होता है आर और एफ का। क्योंकि डाउन द ग्रुप आपको पता है मोलर मास बढ़ता है, मोलर मास बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा उस चीज का। तो ये ऑर्डर देखने को मिलता है अपन बॉइलिंग पॉइंट का। एक बार रिपीट करता हूं, सारी बात एक बार नोट कर लेना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्केन्स आर इन ऑर्डर, ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। इट इज बिकॉज विद इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हेलोजन एटम द मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीज्ड। ये बात मैं आपको बता चुका हूं सारी की सारी बात, लेकिन कैसे सीक्वेंस में आपने लिखनी है वो बोल के मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अमंग आइसोमरिक एल्कालाइड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग in the alkyl group. This is due to the reason that with increase in branching the molecule attain a spherical shape with less surface area. उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम देखने को मिलता है अपन। अब एक्सप्लेन करता हूं इस बात को एग्जांपल देके, एक बार नोट करो मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो एक बार, एज ए रिजल्ट इंटर पार्टिकल फोर्स बिकम वीक रिजल्टिंग इन लोअर बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैं एक बार एग्जांपल दे देता हूं आपको। मान ली मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 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 और Cl। इसका नाम क्या होता है बेटा, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन नाम से आते हैं एग्जाम के अंदर। इसी की दूसरी फॉर्म बना दी मैंने CH3 CH2, इसको सेकंड डिग्री कार्बन पे लिया मैंने Cl को, आइसोमरिक फॉर्म ही है इसकी CH3, इसको बना दिया 2 क्लोरो ब्यूटेन। तीसरी फॉर्म बना दी मैंने, देखो मैं ब्रांच करता जा रहा हूं, है ना, CH3 C CH3 CH3 यार Cl दे दिया, तो यो इसका नाम क्या बनेगा बेटा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सबसे ज्यादा ब्रांचें किस में देखने को मिलती है इसकी, देखो वो भी देखो, इसका सरफेस एरिया यहां से यहां तक है, इसका सरफेस एरिया कम हो गया देख लो आप, और इसका सरफेस एरिया कम हो, इतना कम होगा कि स्फेरिकल टाइप की शेप ले लेता है इस तरीके से। तो इस तरीके का जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम देखने को मिलेगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, इसका, उसके बाद इसका, और लास्ट में किसका होता है, इसका। और सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है, इसका, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है। ठीक है, सरफेस एरिया कम होने से वंडरवाल इंटरेक्शन कम हो जाते हैं, और वंडरवाल इंटरेक्शन कम हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि साइज उसका क्या होता चला है, छोटा। तो नोट करो ये बात। उसके बाद डेंसिटी है, डेंसिटी की बात करते हैं यहाँ पर। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है बेटा यहाँ पर, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम। जिसका मास बढ़ता है ना उसकी डेंसिटी बढ़ती है, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऑर्डर में बता देता हूँ, एल्कालाइड का आर आई की डेंसिटी ज्यादा है, उसके बाद आर बी आर की, उसके बाद आर सी एल के, लास्ट में सबसे कम डेंसिटी किसकी देखने को मिलती है, आर एफ की, क्योंकि इसका मास ज्यादा होता है, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी हमें ज्यादा देखने को मिलती है यहाँ पर। तो ब्रोमो आइडो एंड पॉली क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर दी हेवियर देन दी वाटर, वाटर से ज्यादा डेंसिटी होती है इनकी, मतलब
आयोडाइड की, ब्रोमाइड की, और पॉली एलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स की जिसमें ज्यादा एलोजन जुड़े हो, मोर देन वन हो, उनकी वाटर से ज्यादा डेंसिटी देखने को मिलती है अपन। द डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, एलोजन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ द एलोजन एटम। मतलब जितने ज्यादा कार्बन एटम्स इंक्रीज होने चले जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ एलोजन या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो उसका क्या होगा, मास बढ़ेगा, और जिसका मास बढ़ेगा उसकी डेंसिटी क्या देखने को मिलती है अपन, ज्यादा। उसके बाद है सोलुबिलिटी। नेक्स्ट हम सोलुबिलिटी की बात करते हैं। सोलुबिलिटी प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया जो एल्काइलाइड्स होते हैं वो इनसोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, बट क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेंट नहीं करते हैं, जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेंट करता है वो वाटर के अंदर सोल्युबल होता है, बट ये पोलर नेचर होने की वजह से इनके अंदर कुछ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, इस वजह से थोड़े बहुत स्लाइटली सोल्युबल हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सोलवेंट में ये ज्यादा सोल्युबल होते हैं, इस बात को नोट कर लेना। जो ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं उसमें ज्यादा सोल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू दी वाटर। वाटर की कंपेरिमेंट, क्योंकि पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ 3 एलिमेंट ही बनाते हैं, आपको पता है इस चीज का, लेकिन एक्सेप्शन क्लोरीन की देखने को मिलता है पानी का रीजन वहां पे। भाई हाइड्रोजन के पास क्या होना चाहिए, फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स होते हैं तो उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन का कंपाउंड तो हमें देखने को ही मिलता, बाकी के हैं तो इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता पानी का मॉलिक्यूल, इसलिए पानी के अंदर इतने ज्यादा सोल्युबल नहीं होते हैं, है ना। इनकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, स्लाइटली होती है, बहुत कम होती है पानी के अंदर, लेकिन स्लाइटली भी किस वजह से होती है, क्योंकि इनके अंदर डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं, पोलर नेचर को तो थोड़ी बहुत है इस वजह से, बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाने की वजह से प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि ये पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। तो इस बात को नोट करो एक बार, एल्लोकेन्स एंड एल्लोएरिन्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉर्म intermolecular hydrogen bond with water. The molecule now heavier than the molecules now, however they are soluble in organic solvent. ये organic solvent में ज्यादा soluble होते हैं as compared to the water की कंपेरिमेंट में, तो नोट करो इस बात को। और इस बात को नोट कर लेना, सोलुबिलिटी जो होती है, सोलुबिलिटी जो सोलुबिलिटी होती है वह इनवर्स होती है आर, जितना हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज होता है बढ़ेगा तो उसकी सोलुबिलिटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट्स क्या होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं, वाटर के अंदर कम डिसॉल्व होते हैं, आपको पता है इस चीज का, मतलब पानी के अंदर नहीं घुलते हाइड्रोकार्बन पार्ट, जितना एल्काइल मतलब जितनी कार्बन की चेन इंक्रीज होगी उसकी सोलुबिलिटी कम होती चली जाती है। रेफरेंस बुक के अंदर इनफ्लेमेबिलिटी दी गई है, हाइड्रोकार्बन ज्यादा फ्लेमेबल होते हैं, मतलब ज्यादा फायर को कैच करते हैं एज कंपेयर टू दी एल्कालाइड्स, क्योंकि हाइड्रोकार्बन फ्लेमेबल ज्यादा होते हैं इस वजह से, तो ये आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं गिवन दिया गया तो इसको छोड़ देना आप। तो यहाँ तक आपने कवर करना है, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी थी जो आपने डिस्कस करनी है, बाकी लिखो तो लिख सकते हो आप। इनफ्लेमेबिलिटी के बारे में क्या लिखना है, एल्लोकेन्स आर लेस इनफ्लेम allocanes are less flammable than corresponding hydrocarbons. The compressibility however decrease with increase in the halogen content. For example, मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि ज्यादा फ्लेमेबल कौन सा होगा, मान लीजिए CH4 दे दिया जाए, एक दे दिया जाए CH3Cl, एक दे दिया जाए CH2Cl2 और एक दे दिया जाए CHACl3। ओके, तो ज्यादा फ्लेमेबल कौन सा होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट ज्यादा फ्लेमेबल होता है, ये ज्यादा जल्दी आग पकड़ता है, CH4 ज्यादा होगा, उसके बाद CH3Cl, उसके बाद CH2Cl2, लास्ट में क्या होगा CHCl3, ये चीज देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्लोकेन्स और एल्लोएरिन, पहले एल्लोकेन को ही निपटाएंगे उसके बाद हम इसकी बात करेंगे एल्लोएरिन की। तो आज के लिए इतना ही है, नोट करना है इस बात को।
हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आज फिर हम ऑर्बिट नीट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्काइलाइड तक हमने कवर किया था। आज हम एल्काइलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंटिन्यू एडिल गाइड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्काइलाइड्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आर एक्स, जो हमारा एल्काइलाइड होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। एल्काइलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी 3 दी गई है आपके एनसीईआरटी की बुक में। पहली केमिकल प्रॉपर्टी देखना, एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। कि एल्काइलाइड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तीनों रिएक्शन हमें डिस्कस करनी है इस चैप्टर के अंदर। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। पहली पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल। एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को ही क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। जिसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। ऐसी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोलते हैं, जिसको न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखते हैं हम। ये दो तरीके के हो सकते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को मैं NU के द्वारा डिनोट करता हूं। NU दो तरीके तो हो सकते हैं हमारे पास, एक नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो सकता है और दूसरा होता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूट्रल, एक क्या होता है नेगेटिव। दो तरीके के न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं हमारे पास, एक नेगेटिव और दूसरा होता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। नेगेटिव क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के नाम से जानते हैं। अब और जब कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जब इलेक्ट्रॉन्स को लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए तो उसको न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कौन से हो सकते हैं, F नेगेटिव हो सकता है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, SH नेगेटिव है, Cn नेगेटिव है, OR नेगेटिव है, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में होते हैं। लेकिन न्यूक्लियोफाइल कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ वीक होते हैं हमारे पास। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसी वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर ऐड हो जाता है। कुछ हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। मतलब स्पीसीज तो न्यूट्रल है लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल H2 हो गया, ठीक है, NH3 हो गया, ये कुछ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। आप खुद देखना है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अंतिम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 2 हाइड्रोजन जोड़ रहा है तो एक एक हाइड्रोजन के साथ भी शेयर करें, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन के पास भी तो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, है ना। तो इसके पास देखो स्पीसीज न्यूट्रल है, उसके बावजूद भी इसके पास क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे NH3 में देख लो आप, NH3 भी ऐसे ही है कि नाइट्रोजन सेंट्रल में एटम हो गया तो अंतिम में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो
हाइड्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो एक एक हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। एक एक इसके साथ शेयरिंग कर रहे हो, ये तो जुड़े रहा है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये बैठा है इसके पास, जिसको हम लोन पे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को बोला जाता है। ये नेगेटिव टाइप की भी हो सकती है, न्यूट्रल टाइप की भी हो सकती है, बट उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो नेगेटिव होगा तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और न्यूट्रल होगा तो उसके पास एक्स्ट्रा लोड पे इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, और इसी रिएक्शन को अपन डिस्कस करना कि अल्काइलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, बड़ी आसानी से देते हैं। न्यूक्लियोफाइल एडल लिखो यहां पर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर कोई भी एल्काइल होता है वो किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करता है, रिएक्शन करता है, सॉरी, यो है अटैकिंग स्पीसीज, जो अटैक करता है, जिसको ऊपर अटैक होता है उसको सब्सट्रैक्ट बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्मोलॉजी के अंदर। यो सब्सट्रैक्ट है, यो अटैक करने वाली स्पीसीज है, जिसको रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं, न्यूक्लियोफाइल होता है। हालांकि हमारा एलोजन भी न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन यो इस न्यूक्लियोफाइल के कंपेरिजन में हमारा जो एलोजन होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। इसलिए क्या होता है, यहां से जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या करता है कि वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह पर है। और ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग वीक को हटा गया, खुद उसकी जगह पर जुड़ जाता है, उसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यहाँ न्यूक्लियोफाइल आता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं ना। आप वैसे भी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग ऑर्डर का अकॉर्डिंग देखो, आप वैसे पता चल जाए भाई एल्काइल ग्रुप है और एलोजन है, एलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसकी तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव। यो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है यो किसको ऊपर अटैक कर देता है? एल्काइल ग्रुप को ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद क्या बनता है? RNU प्लस में क्या होता है? X नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन लेके यहां से जाता है उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? लिविंग ग्रुप। X नेगेटिव हमारा एक लिविंग है, जो इलेक्ट्रॉन लेके यहां से जाता है उसको लिविंग ग्रुप बोला जाता है। ये बात क्लियर होगी ना यहां से? तो यह बात ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स या फिर कहते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल आर डिस्प्लेस्ड बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, उसी को क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो वीक को उसकी जगह पता हटा देता है और खुद उसकी जगह पर लग जाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जांपल लेता हूं मैं, दाऊं एग्जांपल से भी समझ में आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मान लेते हैं मैं RX ही लेते हैं, RX की रिएक्शन NaOH के साथ करवा देता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और आपको कहेंगे कि रिएक्शन को कंप्लीट करके दिखाओ। यहाँ पर आपको पता है कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो तोड़ सकते हो आप। X इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर किसा होगा? पॉजिटिव। यहाँ पर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और OH नेगेटिव। OH एक जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इसलिए इसको डिस्प्लेस कर देता है इसकी जगह पर। तो क्या होता है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो क्या बनता है? ROH, और प्लस में क्या निकलता है बेटा? Na पॉजिटिव X नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो यह बनाता है NaX। खुद देखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की ही बात की गई है भाई। जो जमा का निशान इससे पहले वाला नेगेटिव उसके बाद वाले पॉजिटिव के साथ मिलता है, और उसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ मिलकर प्रोडक्ट बना देते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और भी हमारे पास RX की बात करी जाए तो यहाँ पर रिएक्शन मतलब KOH दे दिया जाए और रिएक्शन को प्रोसीड करवा देते हैं। यहाँ पर तो क्या होता है, ये तो आपको पता ही है, ROH बनना है, ऐसे क्या निकलता है? KX यहाँ से निकल जाता है ना। और भी हमारे पास रिएक्शन है, मतलब RX ले लेते हैं। अब RX ले लिया, इसकी रिएक्शन KNH2 के साथ करवा दी जाती है। NH2 को ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो रिएक्शन क्या प्रोसीड करेगी? K पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव, क्योंकि NH2 न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी हमारे पास? RNH2 प्लस में इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो क्या होगा? K और X। इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करते हैं हमारे, जो यहाँ पर दी गई है। ओके, नोट करो एक बार।
लेकिन आपके एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल दी गई है, वहां पर एक एम्पीडेंट न्यूक्लियोफाइल दिया गया है, एम्पीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्पीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एम्पीडेंट न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल होता है, एक ऐसी स्पीसीज या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिसके पास दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्पीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, Cn नेगेटिव का, जो एक एम्पीडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। और भी हमारे पास NO2 रहा नेगेटिव का, ठीक है, ये भी क्या होते हैं? एम्पीडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। लेकिन यहाँ पर Cn ही दिया गया है अपना, तो उसकी Cn की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या होता है, आपको पता है कार्बन का अंतिम सेल में कई इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं भाई। और नाइट्रोजन के अंतिम सेल में कितने बचते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, है ना? तो तीनों के साथ कार्बन के साथ शेयरिंग कर लेता है, यो तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो अच्छे ही होगी, कितने हो गए? 8। लेकिन इस कार्बन का ऑक्टेट नहीं होता, यो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसकी वजह से इसको ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। यो जो न्यूक्लियोफाइल बना है, यो KCN की फॉर्म में पाया जाता है। जब KCN से यो अलग होता है तो K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जाकर। इस पोटेशियम का जो एक इलेक्ट्रॉन गया है वो कार्बन के द्वारा लिया गया है, क्योंकि वो अनस्टेबल स्पीसीज थी, एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुकी है वहां। आई बात समझ में? इसलिए देखो, ये भी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है रिएक्शन करने के लिए, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है रिएक्शन करने के लिए, तो इसी को तो बोलते हैं एम्पीडेंट न्यूक्लियोफाइल। दो एटम है, उन्हीं के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन क्या होता है, मान ले एक RX की रिएक्शन ले लेता हूं मैं, RX की रिएक्शन, लेकिन मैंने यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन, सॉरी सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करी, तो क्या होता है? एक बात ध्यान रखना, जब साइनाइड ग्रुप आपका किसी कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? इनके बीच में क्या होता है? यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बना होता है मेटल और कार्बन के बीच में। आई बात समझ में? जिसकी वजह से वो आसानी से नहीं टूट पाता, तो नाइट्रोजन अपने रिएक्शन इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा कर रिएक्शन कर लेता है, तो यहाँ पर बनता आइसोसाइनाइड। क्या बनता? आइसोसाइनाइड। कैसे? आर सी एन, सॉरी NC, RNC प्लस में AG और X, RNC प्लस में AG और X। तो टूटना नेगेटिव और पॉजिटिव की फॉर्म में है, लेकिन नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्डिंग करनी होती है। जब भी वो किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हो ना CN, तो आइसोसाइनाइड बनता है, और किसी आइडिएक्टिव एलिमेंट के साथ हो तो साइनाइड ग्रुप बना लेता है। कैसे? मैं ये इसी की रिएक्शन करवा लेता हूं, RX की रिएक्शन है, ठीक है, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं। मान लिया मेरे पास RX की रिएक्शन दी गई और यहाँ पर दिया गया KCN, तो आप मुझे प्रोडक्ट बताओ। अब आइडिएक्टिव मेटल के साथ CN बेटा, तो कार्बन के साथ रिएक्शन ही होती है, क्योंकि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है अपने पास? RCN प्लस में K और X। बट यदि यह रिएक्शन होती ना RX प्लस में AgCN की रिएक्शन, तो यहाँ पर साइनाइड बनता है, यहाँ पर सॉरी आइसोसाइनाइड बनता है, यहाँ पर बनता साइनाइड और यहाँ पर बनता आइसोसाइनाइड, क्योंकि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की, इसलिए वो डोनेट करवा कर रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ पर बनता RNC प्लस में AG और X। ये कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दी गई है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो आपने सारी कंप्लीट करनी है। ऐसे ही करनी है, नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस देखना है और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ आपने मिलाना है। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की आपकी बताई गई है, एक SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। पहले हम SN1 के बारे में डिस्कस करेंगे।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक रिएक्शन होती है SN1 SN1 अब दूसरी रिएक्शन होते हैं हमारे पास SN2 रिएक्शन, दो होती हैं। तो हम पहले डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन क्या होती है, SN1 रिएक्शन क्या होते हैं। इसका पूरा नाम है, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन और 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इसका पूरा नाम। तो ये होती क्या है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन क्या होती है, कैसे प्रोसीड करते हैं। क्योंकि जो हमारे एल्काइल जब भी किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके के मैकेनिज्म शो करता है, या तो वो SN1 के थ्रू प्रोसीड करते हैं रिएक्शन या फिर SN2 के थ्रू प्रोसीड करते हैं हमारे रिएक्शन। तो क्या होता है ध्यान देना, SN1 रिएक्शन किसको बोलते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसका अंदर जो रेट है, उस रिएक्शन की जो रेट होती है वह कंसंट्रेशन ऑफ द एल्काइल अलाइड के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड ना कर दी उसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देखो एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं यहाँ पर, कोई भी RX ले लिया, RX ले लिया, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, NU न्यूक्लियोफाइल के साथ। फाइनल प्रोडक्ट बनना क्या है मेरा, RNU प्लस में यहां से निकलना X नेगेटिव। तो अपन ने फोर्थ यूनिट का अंदर रेट लॉ एक्सप्लेनेशन की थी कि रेट लॉ क्या बोलता है, रेट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, है ना। तो रेट इज इक्वल टू दी कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन RX लेनी है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन है उसके ऊपर आपकी रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है, बात ध्यान रखना। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर सम निकालता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालता हूं, तो K यहाँ पर ऑर्डर कितना आएगा 1, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन को डिपेंड नहीं कर रही न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को ऊपर रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी देखने को मिलती है अपने 1, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। एक बार डेफिनेशन सुनना, अब क्या होता है SN1 रिएक्शन, दोज ऑर्गेनिक रिएक्शन which depend only the concentration of the alkyl halide but do not depend on the concentration of the nucleophile, उसको बोला जाता है SN1 रिएक्शन। जो एल्काइल हाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर तो डिपेंड करती है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन डिपेंड ना करती, उसको क्या बोलते हैं अपन, SN1 रिएक्शन बोलते हैं। एक तो यह बात, दूसरी की एक बात रखोगे, इट इज द 2 स्टेप रिएक्शन, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है रिएक्शन। क्या लिखोगे, इट इज ए 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप में जाकर यह रिएक्शन कंप्लीट होती है। 2 स्टेप रिएक्शन होती है, स्टेप, ठीक है, 2 स्टेप में यह रिएक्शन, देखो पहला तो उसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिखने का तरीका सुनना है मेरी बात एक बार। पहले तो डेफिनेशन लिखी, व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक SN1 रिएक्शन, व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है, those organic reaction which depend upon the concentration of the alkyl halide but do not depend on the concentration of the nucleophile according to rate law, rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactants। डायरेक्टली को उठाते हैं तो यहाँ पर क्या लेते हैं अपन, कांस्टेंट, तो यहाँ पर एक की कंसंट्रेशन को ऊपर डिपेंड करना है, इसकी कंसंट्रेशन को ऊपर डिपेंड नहीं करते, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने। यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो 1 आता है, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा स्टेप बता हमने, इट इज द 2 स्टेप रिएक्शन, मतलब एक स्टेप में नहीं हो गया रिएक्शन, 2 स्टेप में होती है जाकर, ठीक है। दोनों स्टेप क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। 2 स्टेप में क्या होता है, 1 स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर 2 स्टेप रिएक्शन होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन्स। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटाइन, एक कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होती है। स्टेप फर्स्ट में कार्बोकैटाइन बनता है, और स्टेप सेकंड में एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक ऑन दी कार्बोकैटाइन्स, एडिशन होता है, एडिशन ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल ऑन दी कार्बोकैटाइन, उसको ऊपर एडिशन होता है सेकंड स्टेप में।
पहला जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप से रिएक्शन प्रोसीड करते हैं हमारी। और जो सेकंड स्टेप होता है उस स्टेप में क्या होता है, रिएक्शन ना फास्ट मूव करते हैं हमारी। ओके, जब मैं इसका मैकेनिज्म करवाऊंगा थोड़ी देर बाद में, तब आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगी कि वन स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है। तो वन स्टेप में क्या बनता है बेटा, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकैटायन। न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करता है। आई बात समझ में? अब मैं एक्सप्लेन करके इस चीज को बताऊंगा मैं आपको। ओके, तो तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, दो पॉइंट हो चुके हैं, एक डेफिनेशन, फिर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैंने कहा इट इज द टू स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन्स होता है, सेकंड स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है इसके ऊपर। नेक्स्ट लिखो, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फोर्थ पॉइंट के लिखोगे, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है हमारी, क्योंकि ऑर्डर सम कितना आता है इसका, 1 आता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेप लिख के लिखोगे, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, मैं इसको एक बार साफ करता हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या आता है, क्योंकि इसका ऑर्डर सम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आई थी, 1 आई थी, इसलिए क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो बल्कि एल्काइल हैलाइड होते हैं वो प्रेफर करते हैं किसको, फेवर करते हैं किसको, SN1 रिएक्शन को। बल्कि एल्काइल हैलाइड्स, बल्कि एल्काइल हैलाइड यूजुअली फॉलो, बल्कि एल्काइल हैलाइड यूजुअली फॉलो SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को फॉलो करते हैं, बल्कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN1 रिएक्शन को फॉलो करते हैं। कैसे, बल्कि कौन से होंगे, जिसके साथ मोर एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, ध्यान रखना, या जिसका साइज ज्यादा होता है, जो बल्कि साइज के होते हैं वो हमेशा SN1 रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। तो थर्ड डिग्री में ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो थर्ड डिग्री ज्यादा फास्ट देगा ऑर्डर ऑफ SN1 केस बता देता हूं मैं कैसे होता है, मतलब कौन सा एल्काइल हैलाइड फास्ट SN1 रिएक्शन को शो करता है, थर्ड डिग्री फास्ट करेगा, उसके बाद सेकंड डिग्री, और लास्ट में क्या होता है, फर्स्ट डिग्री। ये ऑर्डर होता है, क्योंकि इसके पास एल्काइल ग्रुप ज्यादा होते हैं, इसके पास कम होते हैं, इसके पास और भी कम होते हैं। तो बल्कि एल्कालाइड यूजुअली फॉलो दी SN1 रिएक्शन, मतलब थर्ड डिग्री एल्कालाइड ज्यादा, उसके बाद सेकंड डिग्री। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पोलर जो सोलवेंट होते हैं, पोलर जो सोलवेंट होते हैं, पोलर सोलवेंट फेवर SN1 रिएक्शन, पोलर सोलवेंट फेवर SN1 रिएक्शन। जो पोलर सोलवेंट होते हैं वो SN1 रिएक्शन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। पोलर सोलवेंट कौन से, जो आपको H प्लस हाइड्रोजन आयन दे देते हैं, H प्लस आयन दे देते हैं, उसको पोलर सोलवेंट बोलते हैं। कौन से होते हैं पोलर सोलवेंट, आपको पता है कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब वाटर हो सकता है आपका पोलर सोलवेंट है ना। अच्छा, NH3 भी एक पोलर सोलवेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। एल्कोहल होगी पोलर सोलवेंट का रूप में काम करती है, एक्सेट्रा, ये पोलर सोलवेंट है। क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसी आई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास जुड़े होते हैं, तो समझ लेना वो पोलर सोलवेंट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। यह चीज मैंने आपको डिस्कस की चुकी है, ऑफलाइन भी मैं आपको चीज बता चुका हूं। याद रखना, जहां से H प्लस मिलता में, और H प्लस कहां से मिलने के मोस्टली चांस होते हैं, जब हाइड्रोजन आई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। यहां से H प्लस से निकलता है। पोलर सोलवेंट हमेशा SN1 रिएक्शन को फेवर करता है, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकते हैं आपके, और भी हो सकते हैं, जहां से मिल सकता है HCOOH हो सकता है,
कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या होते हैं, एल्कोहल होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, H2 का NH3 होगा, यहाँ से H प्लस मिलने के चांस है, तो यो H प्लस देता, तो इसलिए इसको पोलर सोलवेंट बोलते हैं। अब ठीक है, पोलर सोलवेंट जो हमें H प्लस मिल जाए इनसे, तो पोलर सोलवेंट करूं में रिएक्शन ज्यादा फेवर होती है SN1 रिएक्शन, ध्यान रखना इस बात का। नोट करो एक बार, उसके बाद मैं इनका ऑर्डर लिखवाता हूं एक बार, ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, देखो जितने ज्यादा स्टेबिलिटी ग्रुप प्रोवाइड होते हैं उतने ज्यादा फास्टेस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शो करते हैं। मेरे पास यहाँ पर होता है एक सबसे बेस्ट जो दिखाता है, जो एराइल ग्रुप होता है, ध्यान रखना एराइल ग्रुप है इसके, चलो मैं इसको तीन एराइल ग्रुप जुड़े होते हैं, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर जुड़ा होता है एल्काइल ओ एलोजन एटम। AR का मतलब क्या होता है बेटा, एराइल ग्रुप मतलब बेंजीन जुड़ा होता है, सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन शो करता है। उसके बाद दोबारा AR ट्वाइस CH और X, उसके बाद AR ट्वाइस, जो AR लिखता हूं मैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, बेंजीन होती है, एरोमेटिक रिंग होती है, ठीक है, एरोमेटिक रिंग होती है। उसके बाद थर्ड डिग्री वाला आपको पता है R3C और X, R3C और X, R3C और X। उसके बाद ArCH2 और X, ArCH2 और X। उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और X, क्या थे ये, याद है, एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स SN1 रिएक्शन प्रिपेयर करता है, ध्यान रखना है बात। उसके बाद R2CH और X, दो एल्काइल ग्रुप वाला R2CH और X, लास्ट में RCH2X, RCH2 और X। ये ऑर्डर है भाई, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप चाहे नीट हो चाहे चाहिए हो चाहे कुछ भी हो, SN1 रिएक्शन का ऑर्डर है, ध्यान रखना इस बात का। ये तीन एरोमेटिक रिंग है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर दो हैं, उसके बाद तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग और यो ग्रुप होता है। उसके बाद एलाइलिक हैलाइड्स, देख रहे हैं ना एलाइलिक हैलाइड्स, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी मिलती है, इसको मतलब ज्यादा शो करता है, SN1 रिएक्शन को प्रिपेयर करता है हमारा। जो अल्काइल एलाइलिक हैलाइड्स होते हैं वो SN रिएक्शन को प्रिपेयर करते ही करते हैं। और एलोजन कौन सा एल्काइल हैलाइड फास्ट SN1 रिएक्शन शो करता है, एल्काइल हैलाइड की बात करी जाए तो RI फास्ट करेगा, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl, और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जितना बड़ा साइज का ग्रुप होता है, मैंने पहला बता चुका, बल्कि ग्रुप, आयोडीन बल्कि ग्रुप है इसके पास, है ना, बड़े साइज का ग्रुप होगा। उसके बाद R और F, यह बात देखना, ये एल्काइल हैलाइड की बात करी गई है कि SN रिएक्शन कौन सा एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करता है मोस्टली, जिसका साइज बड़ा होता है, तो ये SN1 ही शो करता है, यह बात नोट कर लेना। ओके, आयोडीन आड़ा ज्यादा फास्ट दिखाता है, क्लियर हो गया। अब उसके मैकेनिज्म करवाते हैं, मतलब कैसे कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है SN1 के केस में।
एक तो रिएक्शन एक दो पॉइंट और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है SN1 रिएक्शन के अंदर, रीअरेंजमेंट इन SN1 रिएक्शन। लिखो एक पॉइंट, रीअरेंजमेंट इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है, रिएक्शन का रीअरेंजमेंट होता है। ये मैं बताता हूं कैसे होता है, इसको नोट करो एक बार। अरे वीक न्यूक्लियोफाइल्स जो होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं SN1 रिएक्शन को ही। वीक न्यूक्लियोफाइल प्रेफर करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की। तो यह बात भी ध्यान रखना, वीक न्यूक्लियोफाइल प्रेफर दी SN1 रिएक्शन। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि रीअरेंजमेंट इन SN1 रिएक्शन के अंदर कैसे होता है। रीअरेंजमेंट इन SN1 रिएक्शन भाई, कि SN1 रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट कैसे होता है। इसका मतलब क्या है, मैंने बोल तो दिया भी SN1 रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट होता है, मतलब रीअरेंजमेंट का अकॉर्डिंग कोई रिएक्शन प्रोसीड करती है, कैसे होगा वो ध्यान रखना है यहाँ पर। देखो कोई भी ग्रुप दे देता हूं मैं यहाँ पर, एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। CH3 है, C है, CH3 है, यहाँ पर CH3 दिया गया है, यहाँ पर दिया गया CH2 और यहाँ दिया गया B और R। और इसके ऊपर मैं अटैक करना चाहता हूँ कोई न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, कोई नेगेटिव कोई न्यूक्लियोफाइल, उसका अटैकिंग करवाना चाह रहा हूं मैं। आपको पता है मैं न्यूक्लियोफाइल क्या करा, वीक न्यूक्लियोफाइल को हटाकर उसकी जगह पर शिफ्ट हो जाता है, आप यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को लगा देते हो। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3 C CH3 CH3 CH2 और यहां पर बनता OH, सिंपल रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर क्या कहता है कि न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर जाकर ना प्रेफरेंस देता है जो I डिग्री कार्बन होती है, जो I डिग्री कार्बन होते हैं वहां पर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा प्रेफर करता है। मेजर प्रोडक्ट भी I डिग्री कार्बन का ही बनता है। ये एक बात बताइयो, यहां से जब हटाया आपने Br को हटाया, यहाँ पर मिथाइल शिफ्टिंग हो जाती है, प्लस वन में पड़ी होगी मिथाइल शिफ्टिंग, मतलब मिथाइल ग्रुप निकल कर जाता है यहाँ से। कैसे, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, या फर्स्ट डिग्री कार्बन है या फोर्थ डिग्री कार्बन है, खुद देखो यहाँ से। तो मैक्स यो OH ग्रुप न्यूक्लियोफाइल SN1 केस में, न्यूक्लियोफाइल SN1 केस का अंदर वहां पर जाने की कोशिश करेगा जहां पर मैक्सिमम डिग्री ऑफ कार्बन होगी, वहां पर जुड़ना पसंद करेगा। तो होगा कि देखो जिस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है अपनी तरफ, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो आओगा तो यो जो मिथाइल ग्रुप होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जाता है यहाँ से, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर देता है, इस कार्बन को ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कुछ इस तरीके का रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पर समझा देता हूँ। CH3 यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, ये भी यहाँ पर बन चुका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होगा CH2 और यहाँ के आ गया CH3 और ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चार्ज किया। देखो थर्ड डिग्री कार्बन के ऊपर कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल होता है। ईव जो यो OH नेगेटिव है आपका, ईव यो जो OH नेगेटिव है आपका, वो क्या करता है इस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है, और अटैक करने के बाद क्या बनता है हमारा CH3 C, यहाँ पर भी क्या बनेगा CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या बनेगा CH2, यहाँ पर क्या बनेगा CH3। ये प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं अपन। तो आप ना OH को SN1 के केस में वहां पर पहुंचाना जो वहां पर मैक्सिमम डिग्री देखने को मिलते हैं आपने। तो मेजर बनता यो भी है, बनता यो भी, लेकिन माइनर क्वांटिटी में बनता है, बनता यो भी है, तो यो क्या होगा माइनर में, माइनर प्रोडक्ट बनता है। लेकिन यो जो प्रोडक्ट होता है I डिग्री वाला, यो मेजर क्वांटिटी में बनता है। क्या बनता है, मेजर में, ज्यादा क्वांटिटी में बनता है। इस बात को ध्यान रखना, हमेशा प्रोडक्ट आपने यो बना के आना है ना कि यू, ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस उसी को देते हैं जो I क्वांटिटी में हमें मिलता है, उस चीज का उसी को प्रेफर करते हैं बातों, है ना। तो इस चीज को नोट कर लेना कि SN1 रिएक्शन का अंदर रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट यहाँ पर मैंने आपको समझाया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे SN1 रिएक्शन के बारे में जो मैंने आपको बताई। मैकेनिज्म समझाता हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड होते हैं, कैसे सेकंड स्टेप होती है। हाँ एक बात और ध्यान देना बेटा यहाँ पर, कि यहाँ पर
नेक्स्ट पॉइंट मेरी तरफ से एक ऐड करना, नेक्स्ट पॉइंट क्या ऐड करोगे कि यहाँ पर इन्वर्जन और रिटेंशन प्रोडक्ट मिलते हैं। मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है आपका, जो रिएक्शन के दौरान SN1 शो जो प्रोडक्ट रिएक्शन फॉलो करती है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो दोनों टाइप का बन सकता है। उसका इन्वर्जन हो सकता हो, इन्वर्जन, उसका रिटेंशन हो सकता है, रिटेंशन। 50% चांस है इन्वर्जन बन के, और 50% चांस क्या है, दोनों प्रोडक्ट बनने के चांस होते हैं। ओके, 50% इन्वर्जन का प्रोडक्ट होता है, 50% रिटेंशन का प्रोडक्ट होगा। इनके मिक्स को रेसिमिक मिक्सर बोलते हैं। अगर हम स्टडी करेंगे इन दोनों के मिक्सर को क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सर बोलते हैं। हम रेसिमिक मिक्सर बोला जाता है, वो क्या बोला जाता है, रेसिमिक मिक्सर के नाम से जानते हैं आप। यह बात वेरी इंपॉर्टेंट है कि SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन भी देखने को मिलता है अपन है, और रिटेंशन भी देखने को मिलता है। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है ना, वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल से, और रिएक्टेंट्स मतलब बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। दोनों मिलते हैं। दिखाता हूं मैं यहाँ पर एक रिएक्शन का एग्जांपल लेकर। तो थर्ड डिग्री ले एक बार, थर्ड डिग्री एल्कालाइड, ध्यान देना ये थर्ड डिग्री है। यहाँ पर CH3 लगाया गया है। मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का अकॉर्डिंग इस चीज का मैकेनिज्म समझाने जा रहा हूँ। स्टीरियोकेमिस्ट्री का अकॉर्डिंग बेस्ट है वही। यहाँ पर कोई CH3 ग्रुप लगाया गया है, यहाँ पर भी कोई CH3 ग्रुप लगाया गया है, और यहाँ पर लगाया गया है आपका कोई एलोजन X। ठीक है, ये ग्रुप अभी, और ध्यान से समझना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं। देखो जो न्यूक्लियोफाइल हमारा, जो न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव लेके चलेंगे यहाँ पर, चाहे NU ले लो आप, OH नेगेटिव ले लेते नेगेटिव, यो आगे से इजिली अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यो भी तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इसको ऊपर नेगेटिव आता है, और इसको ऊपर नेगेटिव आता है, तो रिपेल करेंगे, तो आगे तक आने का कोई चांस ही नहीं है। फिर दूसरा चांस पीछे से ले सकता है। देखियो एक बार पीछे से ले सकता है। इसका अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है लगभग 109 डिग्री 5 का होता है। इसके अंदर बॉन्ड एंगल जो होता है इस मॉलिक्यूल के अंदर, थर्ड डिग्री एल्कालाइड में कुछ एंगल इतना देखने को मिलता है अपन खुद। देखो यहाँ पर नहीं, आगे से नहीं आ सकता, पीछे तक भी नहीं आ रहा। रिएक्टेंट हमारा यो, रिएक्टेंट में न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं रहा है, तभी तो कहते हैं एक ही कंसंट्रेशन को ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों नहीं आ रहा, आगे तो यो हैलोजन नहीं आने दे रहा, पीछे तक ये नहीं आने दे रहे। क्यों, ये बल्कि ग्रुप होते हैं, क्योंकि कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज बनता है उसको छिपा लेते हैं, ड्रेंस कर लेते हैं, ड्रेंस छिपा लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज ही कार्बन के ऊपर नहीं दिखाई देगा, न्यूक्लियोफाइल को कहां पर अटैक करेगा वो, है ना पीछे तो आने देते हैं बल्कि ग्रुप, ना आगे तो हैलोजन आने देता। तो फिर क्या होगा, रिएक्टेंट मत तो कोई न्यूक्लियोफाइल आता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर कैसे आएगा, जब इस ग्रुप को हम निकालेंगे तब। ठीक है, जब इस एलोजन क्या करता है, यो एलोजन क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन लेके यहां से बाहर जाएगा तो ये प्लेनर हो जाता है, मॉलिक्यूल फ्लैट हो जाता है। देखो कैसे होगा, सी ऊपर जुड़ा गया है CH3, यहां पर जुड़ा गया आपका CH3, और यहां पर जुड़ा गया है CH3। यो इस तरीके से फ्लैट हो जाता है, और यहाँ पर एंगल 120 डिग्री का देखने को मिलता है। बॉन्ड एंगल जो देखने को मिलता है 120 डिग्री का, प्लेनर हो जाता है, प्लेनर हो जाता है आपका मॉलिक्यूल, किसा होता है, प्लेनर। और कार्बन के ऊपर किसा चार्ज आ जाता है, कार्बोकैटाइन्स, पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके बाहर गए हैं, तो इसके ऊपर किसा चार्ज बन जाता है, कार्बोकैटाइन्स। मैंने क्या कहा था, पहला स्टेप में, यो फर्स्ट स्टेप है हमारा, स्टेप फर्स्ट है यो, मैकेनिज्म की बात करी जाए, स्टेप फर्स्ट है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारा, कार्बोकैटाइन्स फॉर्म होता है, जहां बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से 120 डिग्री तक पहुंच जाता है। प्लेनर मॉलिक्यूल है, कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर दिखा देता हूँ, कार्बन बीच में, अरे कुछ इस तरीके का एक मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पर CH3 लगाया गया है,
यहाँ पर CH3 लगाया गया, यहाँ पर CH3 लगाया गया, और आपको पता है इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है, 120 डिग्री होता है ना। कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर पहले में क्या होता है, कार्बोकेटाइन होता है। इस प्रोसेस स्लो चलती है स्टार्टिंग में, या प्रोसेस क्या होती है, स्लो, क्योंकि ये थोड़ा हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल था और हंग करके इसको अनस्टेबल, थोड़ी अनस्टेबल की तरफ लेके जाना है अपन, तो आसानी से मॉलिक्यूल प्रोसीड नहीं करेगा ना। एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, अनस्टेबल की तरफ आप लेकर जाना है उस चीज को, तो आसानी से तो प्रोसीड नहीं करेगा वो मॉलिक्यूल, है ना। अब आप अमीर हो गरीब होना क्या पसंद करोगे, आप नहीं करोगे आप। वही चीज यहाँ पर दिखाई गई है। पहला स्टेप समझ में आया, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ईब आता है न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव, ये जो न्यूक्लियोफाइल है तो ईब अटैक करता है इसके ऊपर। इसके पास दो चांस है, एक तो बैक से भी अटैक कर सकता है, या फ्रंट से भी अटैक कर सकता है ना। जब फ्रंट से अटैक करता है, जो रियल इमेज थी वो नुकिनुबन नहीं है यहाँ पर, फ्रंट से जब अटैक करता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब फ्रंट से अटैक करता है, फ्रंट से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, आगे से ही अटैक करता है, तो आपने इमेज कुछ इस यहाँ पर बना देता हूं मैं, कुछ ही इस तरीके से दिखाई देती है, जुकर पहला थी ना रिएक्टेंट साइड में, वैसे ही इमेज दिखाई देगी। CH3, यहाँ पर भी CH3, ऊपर CH3, यहाँ पर क्या है, OH न्यूक्लियोफाइल आ चुका है। इसको बोलते हैं रिटेंशन, जो पहला इमेज थी वैसे ही बन चुकी है, इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन। क्या बोलते हैं अपन, रिटेंशन। उल्टा बॉन्ड एंगल इतना देखने को मिलता है अपन इसके अंदर, रिटेंशन बोलते हैं। जो पहला थी वैसे ही देखने को मिलती है अपन। हो सकता है ये बैक साइड से अटैक कर दे हुए, इसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं इसना पा, रिटेंशन, इसको रिटेंशन बोलते हैं वहां, ठीक है। हो सकता है दूसरा प्रोडक्ट क्या देखने को मिल सकता है अपन, हो सकता है बैक साइड से अटैक करता, बैक साइड से अटैक करा तो इसको ऊपर धक्का मारा, कार्बन के ऊपर उलट देगा इस इमेज ने, कुछ इस तरीके का। मैं दिखाता हूं यहाँ पर कैसे बनता है, सी दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर। उसके बाद क्या, ऊपरली ग्रुप नुकानु रहता है, यहाँ पर क्या होता है, बैक साइड से आता है आपका कौन है, न्यूक्लियोफाइल OHO आ चुका है यहाँ पर, जो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है अपने, थोड़ा पुराना बैंड हो जाता है थोड़ा, यो CH3 और यो यहाँ पर चला जाता है, तो खुद देखो यहाँ पर यो CH3, खुद देखो यह चीज उलट चुकी है। जब बैक साइड से अटैक करता है तो इन्वर्जन मिलता है अपन, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं अपन, इन्वर्जन, इसको क्या बोला जाता है, इन्वर्जन देखने को मिलता है। मतलब 50% रिटेंशन भी हो सकता है ऐसे नोन में, और 50% इन्वर्जन का प्रोडक्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो इन चीज को ध्यान रखना, दोनों बनते हैं जो मैकेनिज्म। क्या न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा बेटा, न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट में आ ही नहीं रहा, इसलिए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। इंटरमीडिएट में जाकर अटैक करता है, जो इंटरमीडिएट है जहां पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है वहां पर जाके वो अटैक करता है, तो यहाँ पर देखने को मिलती है चीज, नोट करो एक बार। उसके बाद SN2 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। यो स्टेप सेकंड है, ध्यान रखना, इससे नेक्स्ट स्टेप सेकंड चलता है। वैसे मैं नोट्स में डाल दूंगा आपने कैसे करनी। नेक्स्ट है SN2 रिएक्शन। SN2 नाम से क्लियर बेटा, दोनों की कंसंट्रेशन को ऊपर डिपेंड करते हैं, दोनों की कंसंट्रेशन को ऊपर डिपेंड करती है ना। SN2 तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, नोट करना, दोज ऑर्गेनिक रिएक्शन which is depend upon the concentration of the alkyl halide and the concentration of the nucleophile। क्लियर, उस रिएक्शन को बोलते हैं SN2 रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू रेटला, according to Raytla, rate of reaction is equal to the K radar concentration of the reactant।
है ना। एक जनरल रिएक्शन लेकर चल पड़ते हैं अपन, RX है, इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएगा तो प्रोडक्ट क्या बनना अपना, RNU तो बनना ही है, यहाँ से क्या निकलना, X नेगेटिव निकलना। तो अकॉर्डिंग टू रेट ला, तो रेट इज इक्वल टू दी के नुकानू, आर की जगह क्या होगा, RX की पावर 1 नहीं दे रखे तो NU की पावर भी क्या होगी, 1 होगी। जब मैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालूंगा तो सम ऑफ दी पावर के नुकानू, पावर कितनी है 1 प्लस में 1, के की वैल्यू ना दे रखे तो यूनिटी मानते हैं, तो कितने आ जाएगी टोटल 2, इसलिए इसको बाई मोलिकुलर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बाई मोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। ऊपर की रिएक्शन नहीं दिखाई दे रही है तो रिएक्शन यह है, एक रिएक्शन जनरल मान के चले आऊं मैं, RX प्लस में NU, तो इससे बनता क्या है, RNU बनता है प्लस में X नेगेटिव, यहां से डिलीट होता है। यार रिएक्शन जनरलाइज करिए हमने ऊपर SN2 के केस में। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट लिखो, इसका अंदर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर रहा, वो बैक साइड से अटैक करता है। तो नोट करो एक बार एक पॉइंट, इट इज ए वन स्टेप प्रोसेस, या एक वन स्टेप प्रोसेस है, एक ही स्टेप में सारा काम होता है, ठीक है। यहाँ पर इसमें कोई कार्बोकैटायन जनरेट नहीं होते हमारे, इट इज द वन स्टेप प्रोसेस इन विच nucleophile attacked from the back side, जो न्यूक्लियोफाइल होता है बैक साइड से अटैक करता है स्पीसीज में। एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, पहले पॉइंट लिखो एक बार, बैक साइड से ही अटैक करता है। यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन मिलती है, जो प्रोडक्ट आपने देखने को मिलता है वो इन्वर्जन मिलता है, उल्ट जाएगा प्रोडक्ट, बैक साइड से उल्टा, यहाँ पर रिटेंशन नहीं मिलता। SN2 के केस में इन्वर्जन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इन्वर्जन कन्फिग्रेशंस आर फॉर्म्ड। SN2 के केस में क्या होता है, इन्वर्जन कन्फिग्रेशन क्या होती है, फॉर्म्ड होती है। नेक्स्ट लिखो, इट इज दी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ऑर्डर सम कितना आता है इसका 2 आता है। इफ है एल्कालाइड की ऑर्डर, मतलब कौन सा एल्कालाइड फर्स्ट SN1 को रिएक्शन को प्रिपेयर करता है, तो ऑर्डर की बात करी जाए तो ऑर्डर कौन सा होगा, फर्स्ट डिग्री एल्कालाइड ज्यादा प्रिपेयर करता है SN2 रिएक्शन को, उसके बाद सेकंड डिग्री, और उसके बाद लास्ट में क्या करता है थर्ड डिग्री। यह बात ध्यान रखना, नोट कर लेना यह बात मेरी, ठीक है। फर्स्ट डिग्री फास्ट SN2 रिएक्शन देता है, उसके बाद सेकंड डिग्री, उसके बाद क्या होता है थर्ड डिग्री, मतलब थर्ड डिग्री कम देता है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नॉन पोलर सोलवेंट फेवर SN2 रिएक्शन, नॉन पोलर सोलवेंट फेवर SN2 रिएक्शन। भाई नॉन पोलर सोलवेंट SN2 को प्रेफर करते हैं, उसमें पोलर सोलवेंट SN1 को प्रेफर कर रहे थे, इसमें नॉन पोलर सोलवेंट SN2 को प्रेफर करते हैं। कौन से हो सकते हैं, जो H+ ना दे सकते, हो सकता है आपका कीटोन रहा, देखो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसके पास हाइड्रोजन तो है लेकिन दे नहीं सकता H+ की फॉर्म में। आई बात समझ में, हमारा कीटोन रहा एक नॉन पोलर सोलवेंट की तरह काम करता है ना। भाई हाइड्रोजन वहीं से H+ की फॉर्म में निकल सकती है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास बैठी हो, लेकिन यहाँ पर जो आपकी हाइड्रोजन बैठी है ना, वो किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन के साथ जुड़ी हुई होती है यहाँ पर, इसलिए ज्यादा प्रेफर नहीं कर दी ये चीज। वहां पर वीक न्यूक्लियोफाइल्स ज्यादा देते थे, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो गया, OH नेगेटिव हो गया और OR नेगेटिव हो गया एक्सेट्रा। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये फेवर करते हैं किसका, SN2 रिएक्शन का।
उसके बाद नेक्स्ट लिखो, नो कार्बोकेटाइंस आर फॉर्म्ड, यहाँ पर कोई भी कार्बोकेटाइंस नहीं बनता है, ना रीअरेंजमेंट होता है यहाँ पर रिएक्शन के अंदर, कोई रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है SN2 के अंदर, ठीक है। नो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय SN2 रिएक्शन और नो कार्बोकेटाइंस आर फॉर्म्ड। इसका मैकेनिज्म करवा देता हूं, कैसे कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है हमारी। वन स्टेप प्रोसेस होते हैं भाई, SN2 में क्या होता है, वन स्टेप प्रोसेस होते हैं, एक ही स्टेप में चलती है रिएक्शन हमारी, ठीक है, वन स्टेप प्रोसेस होती है हमारी। तो नोट करो, मैकेनिज्म ऑफ SN2, SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें क्या देखने को मिलता है, कार्बन ले यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करेंगे हम सारी बात। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ले लेते हैं अब, ठीक है, चाहे आर ग्रुप ले लेते हो आप, पर आर ग्रुप ले लेते हैं। फर्स्ट डिग्री एल्कालाइड ज्यादा प्रेफर करते हैं ना इस चीज को, फर्स्ट डिग्री ले लो, या फिर 0 डिग्री एल्कोहल ले सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है, और भी ज्यादा प्रेफर करेगी इस चीज को। आर, यहाँ पर हाइड्रोजन्स, यहाँ पर भी हाइड्रोजन्स, और यहाँ पर जुड़ा होता है एक्स ग्रुप। क्या रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में चलती है हमारी रिएक्शन, दिखाई दे रही है ना। देखो, ई कोई न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो 180 एंगल को ऊपर ही अटैक करता है, इसके साथ ध्यान रखना, 180 एंगल को ऊपर। क्या है, यो भी तो एक न्यूक्लियोफाइल था, जब यो प्लेनर मॉलिक्यूल था, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ये प्लेन मॉलिक्यूल था इस तरीके का था, H और ये क्या था H, और जब ये एक्स ना आकर इसके ऊपर अटैक कर रहा था ना इस कार्बन के ऊपर, तो ये चीज इस तरीके से बैंड हो चुकी थी, है ना, क्या हो गई थी बैंड। अब यो क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है, जितना यो इलेक्ट्रॉन से लेके इसके पास जाता है उतना यहां से यो एक्स इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर की तरफ जाएगा। क्या था, क्योंकि आपको पता फर्स्ट डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता, यहां से एकदम नहीं जाने देगा, कार्बन एलोजन को एक साथ नहीं जाने देगा एकदम, जिस तरीके का एसोन केस में जाओ था, एसोन के केस में जाओ था, ऐसे नहीं जाने देगा। तो आप लोगों को कैसे कैसे सर, ऐसे इसलिए नहीं जाने देता है क्योंकि फर्स्ट डिग्री के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ही नहीं होता है। अब अगला नु दिखा भाई एलोजन चलाएगा तो स्टेबल नहीं है, तो क्या उसको आसानी से जाने देगा, वो नहीं जाने देगा, आसानी से नहीं जाने देगा, एक साथ प्रोसीड करते हैं। जितना यो यहाँ से बॉन्ड को कमजोर करता है उतना यो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, कुछ इस तरीके से एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है यहाँ पर हाई एनर्जी लेवल के ऊपर, वह इंटरमीडिएट क्या बनती है, सी नुकानू, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होता है एलोजन, और इसके साथ बॉन्ड बना गया HO, और ऊपर क्या जुड़ा होता है R, दैट इज द इंटरमीडिएट। देखो यहाँ पर मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक एग्जिस्ट भी नहीं करता फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये चीज। देखो यहाँ पर कार्बन 5 बॉन्ड बना चुकी है, जबकि यह चीज पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इंटरमीडिएट ऐसे देखने को मिलता है। और जब ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाता है यहाँ से बाहर, तो क्या देखने को मिलता है, यो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर तो HO ही देखने को मिलता है, बट ये चीज उलट जाती है, देख लो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाती है इस तरीके से, खुद देखो यहाँ पर यह कन्फिग्रेशन इस साइड में थी, OH ने अटैक करा तो यह पलट चुकी है इस तरीके से। तो कौन सी कन्फिग्रेशन देखने को मिलती है, इनवर्जन, क्या देखने को मिलता है अपने, इनवर्जन प्रोडक्ट देखने को मिलता है ड्यूरिंग द मैकेनिज्म्स ऑफ द SN2 रिएक्शंस, इनवर्जन देखने को मिलता है, रिएक्शन उलट जाते हैं क्योंकि वो इसके ऊपर धक्का मारता है तो पलट के इस साइड में आ जाता है, तो इन्वर्जन देखने को मिलते हैं अपन, क्लियर, तो नोट करो यू। उसके बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पर चलते हैं हम, एलिमिनेशन रिएक्शन।
सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमिनेशन रिएक्शन। जिसको आप डी हाइड्रो एल्यूजिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, और मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन है भाई अल्कलाइड के, ध्यान रखना। एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, डी हाइड्रो एलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो डी का मतलब होता है रिमूव होना, हाइड्रो का मतलब पानी, और एलोजन का मतलब एलोजन एटम। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो एल्काइल हाइड होता है ना वो एल्किन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एल्काइल हाइड से एल्किन बनता है पानी का मॉलिक्यूल और एलोजन के निकलने के बाद, उसको बोलते हैं डी हाइड्रो एलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं अपन। लेकिन यो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। यहां से बीटा कार्बन कौन से होते हैं, मैं एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर कोई भी कार्बन ले लेते हैं इस तरीके से, या ले लिया, इसके साथ एलोजन जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन पर एलोजन जुड़ा हुआ था उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं आप, अल्फा कार्बन। उसका नेक्स्ट वाली कार्बन होती है बीटा कार्बन। उससे नेक्स्ट वाली कार्बन होती है गामा कार्बन। उससे नेक्स्ट कार्बन होती है डेल्टा कार्बन। इस तरीके से आई बात समझ में। लेकिन जो हाइड्रोजन निकलता है ना वो बीटा कार्बन से निकलता है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं आप। क्या बोलते हैं ना, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं ना, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब ही निकलना होता है। एलिमिनेशन का मतलब ही क्या होता है, निकलना होता है। ओके, तो एल्कोल्केन्स या फिर एल्कालाइड विद बीटा हाइड्रोजन्स, इसको एल्कोलिक केओच का अंदर रिएक्शन करवाते हैं। एल्कोलिक कंडीशन से ही है, एल्कोलिक केओच ही होना चाहिए आपका, या फिर एल्कोलिक एनओच होना चाहिए। वाटर हो गया और कोई अदर होगा तो वहां पर एलिमिनेशन नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। देखो एक रिएक्शन समझाता हूं मैं आपने। लो एल्किनिक सॉरी एल्कालाइड, CH3 ले लिया, CH2 ले लेते हैं, यहां ले लेते X, तो उसने डाल दिया एल्कोलिक KOH डाल दिया, या अल्फा कार्बन है। इससे नेक्स्ट क्या हम बीटा कार्बन, और इस पर लगने वाली हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होगी। हमने क्या था, बीटा हाइड्रोजन रिलीज होती है यहां से। कैसे, खुद देखना है। यहां से इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, CH2 और ऊपर लिख दिया H। इस तरीके से लिखा है क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन होते हैं, यहां से इसको निकलना होता है। देखो यो एलोजन क्या करता है, देखो बेटा यहां से जो एल्कोलिक KOH दिया ना यो टूट जाता है K पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर, और OH जो नेगेटिव होता है ना, जो OH नेगेटिव होता है इसको H प्लस की आवश्यकता होती है। H प्लस की तलाश में घूमता है क्योंकि बेस में तो H प्लस चाहिए, और वो H प्लस कहां से मिलता है, देखो यार खुद देखना, क्यों इसके इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो इसको प्लस का चार्ज बनेगा। एज ए इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान जो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसको ऊपर पॉजिटिव होगा, और यो क्या करेगा लास्ट में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इस कार्बन का यार एक इलेक्ट्रॉन तो है, इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाकर शिफ्ट हो जाता है, यार बॉन्ड बन जाता है, यो प्लस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो यो H प्लस और यार है OH नेगेटिव मिलकर क्या बना जाता है H2। यो बॉन्ड बन दे, यो कार्बन ऑक्साइड से ऊपर जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके यो बाहर चला जाता है। समझ में आया बात रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में यहाँ पर क्या होगा KX, और प्लस में क्या देखने को मिलता है अपन H2O। ये प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं अपन, ठीक है। इसको बोलते हैं डी हाइड्रो एलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। पहले कंडीशन इसमें एल्किन की फॉर्मेशन होती है, दूसरी एल्कोलिक KOH या एल्कोलिक NOH का प्रेजेंस में या देखने को मिलती है रिएक्शन। किसके अंदर मिलती है, एल्कोलिक KOH लोग, ठीक है। यदि एक्वस हो गया ना, KOH एक्वस हो गया तो यहाँ पर ये चीज नहीं मिलेगा, वहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाता है हमारा। एक रिएक्शन देता हूं मैं यहाँ पर, क्या होगा ध्यान देना यहाँ पर, बड़ी जबरदस्त चीज है जब आप ध्यान दोगे तो। कैसे, यहाँ पर CH3 लिखा है हमने, यहाँ पर CH2 ही लिखा है, यहाँ पर X लिखा है,
बट यहाँ पर लिख दिया हमने के ओ एच एक्वस, यह बात ध्यान रखना, एल्कोहलिक के अंदर ही रिएक्शन प्रोसीड होती है, एक्वस दे दिया तो यह सिंपल सब्स्टिट्यूशन ही होगा। सब्स्टिट्यूशन कैसे है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसको ऊपर पॉजिटिव हुआ, जो OH इसके साथ अटैक कर दिया, मतलब अल्कोहल बन जाएगा यहाँ से CH3 CH2 OH प्लस में, यहाँ से क्या निकल गया K और X। दोनों रिएक्शन में डिफरेंस देखो यहाँ पर, जब एल्कोहलिक KOH के साथ हो तो एलिमिनेशन होता है, मतलब एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, जब KOH एक्वस में होता है तब वहां पर सिंपल सब्स्टिट्यूशन होता है। देखो यहाँ पर यह बात ध्यान रखना, एल्कोहलिक KOH में ही रिएक्शन देखने को मिलती है अपन, एक्वस में नहीं देखने को मिलेगी, इस बात को नोट कर लेना। यहां पर एक रूल काम करता है, जिस रूल का नाम है सेजप्स रूल। यहाँ पर एक रूल काम करता है सेजप्स रूल्स, उस रूल का क्या नाम क्या है देखो। वो रूल क्या कहता है बेटा, नुका जब भी एलिमिनेशन होता है, जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन आप प्रोसीड करवाते हो, रिएक्शन करवाते हो, तो कौन सा एल्किन ज्यादा देखने को मिलता है, नुको वो एल्किन ज्यादा मिलता है जिसके पास एल्काइल ग्रुप ज्यादा होते हैं, मतलब मेजर क्वांटिटी में वो एल्किन ज्यादा देखने को मिलेगा जिसके पास एल्काइल ग्रुप ज्यादा होते हैं, और वो एल्किन कम बनेगा जिसके पास एल्काइल ग्रुप कम होते हैं, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एक रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूं इसको समझाने के लिए, ताकि यह चीज क्लियर हो जाए आपके, मैं कहना क्या चाह रहा हूं इस रिएक्शन में। देखो उन्हें लिया CH3 CH2 CH, एडम ने Br जोड़ दिया भाई, अरे ले लिया CH3। अब क्या होगा हमारा, यहां पर रख दिया एल्कोहलिक KOH रख दिया, तो रख दिया, और बोल देंगे रिएक्शन को प्रोसीड करो। अब एक बात बताओ, जिस कार्बन पे एलोजन जुड़ा हुआ तो उसको तो अल्फा कहते हैं, इब हमारे पास बीटा हाइड्रोजन दो होगी, एक तो इस साइड में भी हाइड्रोजन दो लगी हुई होती है, ये बीटा कार्बन है, इस नेक्स्ट भी क्या हो गया, बीटा कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन इसकी भी तो जा सकती है ना, और हाइड्रोजन इसकी भी जा सकती है, जिसके हाइड्रोजन जाएंगे वहीं पर डबल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर दो चीज देखने को मिलती है, अपन यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, दो प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक हो सकता है CH3 CH2, इसकी हाइड्रोजन निकाल दो दे इसकी, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट को इसको दोबारा लिखता हूं मैं एक बार। CH3 CH2 CH, यहाँ पर लगाएगा Br, यहाँ लगाएगा CH3, और आपको बोला गया है एल्कोहलिक KOH के अंदर यह रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। तो आप रिएक्शन करो, खुद देखो इस कार्बन के पास, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको तो अल्फा बोलते हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन दो, देखे इस कार्बन के पास तीनों हाइड्रोजन बीटा है, इसके पास भी निकलना बीटा हाइड्रोजन को ही है यहाँ से, ठीक है। ये इसके हाइड्रोजन निकालो तो डबल बॉन्ड बनता है, क्या होता है, पहला प्रोडक्ट ध्यान रखना, पहला प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पर रिएक्शन में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस में, पहला प्रोडक्ट तो यहाँ के हाइड्रोजन की कोई डबल बॉन्ड बना, हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेसमेंट होगी, वो खींच लेगा, उसने यहाँ पर बॉन्ड होते हैं लेकर यहाँ से बाहर चला जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, उसके इसके हाइड्रोजन चले जाए यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनता है। ये दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। सेजेप्स ये कहता है कि उस एल्किन की ज्यादा फॉर्मेशन होती है जिसके पास मोर एल्काइल ग्रुप होते हैं। अब देखियो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बनाया है इस साइड एक एल्काइल ग्रुप ये होगा, एक एल्काइल ग्रुप ये होगा, दो एल्काइल ग्रुप बैठे हैं इसके पास। यहाँ पर देखो इसके पास सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो रिएक्शन के दौरान कौन सा एल्काइल की फॉर्मेशन ज्यादा होगी, इसकी जो बीच में डबल बॉन्ड है। यदि यो 100% की बात करी जाए कि 80% के बराबर रिएक्शन के अंदर यो प्रोडक्ट बनता हो, और 20% रिएक्शन के अंदर क्या देखने को मिलता हो, यो प्रोडक्ट देखने को मिलता है। सेजेप्स का यो कहना है।
क्योंकि ये पाई बॉन्ड स्टेबल नहीं होते। यहां से जब पाई बॉन्ड टूट भी जावा तो सेकंड डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ हद तक स्टेबल रह सकता है, लेकिन यहां से पॉजिटिव पाई बॉन्ड चलाएगा तो फर्स्ट डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है, पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट डिग्री कार्बन पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? मोर एल्काइल ग्रुप की स्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। इसी को बोलते हैं सेजेप्स रूल। क्लियर? मतलब वो एल्केन की फॉर्मेशन ज्यादा होती है जिसके पास मोर एल्काइल ग्रुप होते हैं, और वो एल्केन कम बनता है जिसके पास एल्काइल ग्रुप कम होते हैं। नोट करो इस बात को। उसके बाद लास्ट केमिकल रिएक्शन पर चलते हैं हम। रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन करके एल्काइल लाइड क्या बनाते हैं? थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी लास्ट। उसके बाद हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री में एल्काइल लाइड कैसे रिएक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा एल्काइल लाइड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे एलोवेरिन्स। ठीक है, एलोवेरिन को स्टार्टिंग करेंगे अलग से। मतलब भाई इसमें तो ये है, स्टीरियोकेमिस्ट्री की अलग से वीडियो बनाएंगे, फिर एलोवेरिन की अलग से लेंगे। 3 या 4 वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। देखो क्या होता है, जब भी एल्काइल लाइड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो मोस्टली केस में ये ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड्स। तो आप क्या लिखोगे? व्हेन द एल्काइल लाइड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म द ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं इसका बारे में हम जानकारी ले लेते हैं थोड़ी बहुत। ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड्स क्या बनाते हैं? ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड बनाते हैं। जब मेटल एल्काइल लाइड के साथ रिएक्शन करती है तो ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड प्रिपेयर करती है। तो व्हाट इज द ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड? नाम तक रहे हैं। ऑर्गो मतलब कार्बन, और मेटालिक मतलब मेटल। जहां पर कार्बन और मेटल के बीच में हमें लिंकेज देखने को मिलती है उसको बोलते हैं ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड्स। व्हाट इज द ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड? जहां पर कार्बन और मेटल के बीच में लिंकेज होती है वहां पर ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड्स बोलते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। RX की रिएक्शन क्या करते हैं? आप RX की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवा देते हैं। एक मेटल ले लिया मैंने मैग्नीशियम, उसके साथ रिएक्शन करवा दी। एक ड्राई ईथर एज ए सोलवेंट ले सकते हो यहाँ पर आप। इसके साथ रिएक्शन करने के बाद ये बनाता RMG और X। और यहाँ पर जो X होता है ना वो आपका फ्लोरीन नहीं हो सकता, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन होता है। इन कंपाउंड को बोला जाता है ग्रिकनार्ड रिएजेंट्स। क्या बोलते हैं इन कंपाउंड को? में ग्रीक नार्ड रिएजेंट। देखो क्या बोला जाता है बेटा? ग्रीकनार्ड रिएजेंट के नाम से इसको जाना जाता है। क्या होते हैं? ग्रीकनार्ड रिएजेंट होते हैं। ठीक है, देखो रिएक्शन कैसे होती है। मैग्नीशियम में हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवा कर रिएक्शन करती है। जो इलेक्ट्रॉन देती है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका चार्ज खत्म कर देता है, एक ऊपर नेगेटिव आ जाता है। मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव आता है, तो एलोजन को भी खींच लेती है और इसको भी खींच लेती है। तो RMGX की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर इसको बोलते हैं ग्रीकनार्ड एजेंट। देखो एल्काइल ग्रुप में कार्बन है और यहाँ पर मैग्नीशियम है, तो कार्बन और मैग्नीशियम मेटल होती है, तो उनके बीच की बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है? ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं आप? ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड्स। और ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड में क्या होता है? देखो यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर एलोजन के ऊपर भी क्या होता है? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी हम R रिएक्शन के दौरान जब भी हमें MgX को ब्रेक डाउन करेंगे ना तो R नेगेटिव होगा और MgX की समझ टूटेगा पॉजिटिव बन जाएगा। बात नोट कर लेना। एक एग्जांपल लेता हूँ इसी रिएक्शन का मैं। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया RMgX और कह दिया अभी पानी के साथ रिएक्शन करवाओ इसकी, तो क्या बनेगा?
तो आपको पता पानी कैसे ब्रेक डाउन होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। और ग्रिगनाइड रिएजेंट कैसे तोड़ना, R नेगेटिव और MgX पॉजिटिव के अंदर। तो R के पास तो हाइड्रोजन आ गया, तो क्या बना गया RH प्लस में, OH इसके पास चला गया, तो क्या लिख दिया आप, MgOH और X, इसको लिख दिया जाता है इस तरीके से। इसको बोलते हैं ग्रिगनाइड रिएजेंट्स। क्लियर। तो ग्रिगनाइड रिएजेंट की फॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड्स रिएक्शन, उसमें भी मेटल एल्काइल रिएक्शन मेटल के साथ करवाई जाती है, वर्ड्स रिएक्शन के अंदर भी नोट कर लेना एक बार। इसके बाद वर्ड्स रिएक्शन के अंदर देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट यूनिट में ग्रिगनाइड रिएजेंट का काफी यूज करेंगे हम। इस नेक्स्ट जो यूनिट हम डिस्कस करेंगे ना, अल्कोहल फिनोल ईथर जो है, वहां पर ग्रिगनाइड रिएजेंट का काफी यूज देखने को मिलता है। तो याद रख लेना, ग्रिगनाइड रिएजेंट RMgX होता है, तो जब भी ब्रेकडाउन होता है तो R नेगेटिव और MgX पॉजिटिव के अंदर टूटता है। क्लियर हो गया ना। कहिएगा बीच में ये चीज होती है सर, Mg पॉजिटिव और X नेगेटिव क्यों टूटा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज्यादा है, वहां पर आयनिक बॉन्ड बने होते हैं। और कार्बन्स और मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड कमजोर होता है, ना कि आयनिक बॉन्ड। इसलिए कोवलेंट बॉन्ड पहले टूट जाता है और आयनिक बॉन्ड नुका रहता है, हमारा स्ट्रॉन्ग होता है ना आयनिक बॉन्ड, इस वजह से। तो वर्ड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, वर्ड्स रिएक्शन, या भी चीज आपने +1 में डिस्कस की होगी। वर्ड्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एल्काइल हैलाइड होता है RX, उसकी रिएक्शन 2 सोडियम के साथ करवाई जाती है, 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं एल्काइल हैलाइड के, और इसको ड्राई ईथर के अंदर इसको डाला जाता है। तो क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, R और R प्लस में 2NaX, ये प्रोडक्ट में देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन। देखो क्या होता है, वो एक काम भाई, सोडियम है बेटा, ये क्या करेगी, पिछला मैकेनिज्म भी इसी के अंदर आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा सकते हो तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाओगी। ठीक है, ये तनु बेरा है, RX एक यो हमारे पास और RX दूसरा भी है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ले होगा तो इसको ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर क्या होगा पॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव, इसके ऊपर किसा होगा पॉजिटिव। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप के पास पहुंचते तो इसका चार्ज खत्म होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन लेने, इसका भी चार्ज खत्म हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लेने, दोनों अनस्टेबल होते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, R और R के बीच में बॉन्डिंग बन जाती है, 2x नेगेटिव 2 Na पॉजिटिव 2NX निकल जाता है, इसको वर्ड्स रिएक्शन बोलते हैं। और इसके एक लिमिटेशन भी थी, पढ़ी भी होगी आपने, लिमिटेशन याद करो कि वर्ड्स रिएक्शन का अंदर हम मीथेन की फॉर्मेशन नहीं करते हैं, मीथेन बनता ही नहीं है, डार्क में इथेन प्रिपेयर होता है, इसकी लिमिटेशन है। हमें मीथेन देखने को नहीं मिलता है वर्ड्स रिएक्शन के दौरान, सीधे डार्क में इथेन मिलता है, इसकी लिमिटेशन भी है। +1 में आई थी हाइड्रोकार्बन में, हमने अच्छे तरीके से इसको डिस्कस किया था ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टीरियोकेमिस्ट्री विद एल्काइल हैलाइड के साथ।